अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहन श्वेता आर्या जी। और बहन श्वेता आर्या ने बहुत गजब के काम करके दिखाए हैं पूरे हरियाणा में। मैं बताऊंगा, छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ या किसी पुरुष के साथ भी, किसी लड़के के साथ भी किसी भी तरह का कोई शोषण होया है, कोई अत्याचार होया है, उसके लिए आवाज उठाने का काम, उसको न्याय दिलाने का काम पिछले 12 साल से बहन श्वेता आर्या करने लग रही है। आज अभिमन्यु मूवीज पे वो मेहमान हैं, तो उनसे खट्टे मीठे सभी तरह के सवाल हमारे रहेंगे। तो बहन जी नमस्कार, आपको राम राम। नमस्कार। आप पवन भाई, आपको भी नमस्कार और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो मुझे अपना मंच दिया, और जी आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। बहन जी, ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल। अच्छा बहन जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये जो अब हो कहाँ के, पहले ये बताओ। मैं तो सोनीपत से। ठीक है, तो बहन जी रहते पानीपत में हो आप? जी। ये काम कैसे मूड में आ गया कि मैं लड़कियों की सेवा करूं या समाज की सेवा करूं, या किसी के साथ अत्याचार हो रहा तो उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के मैं हट जाऊं जाके? देखो, हरियाणा बेटियों की वो मतलब गर्भ में मारने की या भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता था। हम्म। और आपको पता ही है कि हमेशा हरियाणा में एक ऐसा था कि बेटियों को और बेटों में फर्क किया जाता था। हम्म। और ये इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी 2015 में, हम्म। तो उस समय मुझे लगा था कि जो शुरू से ही बेटियों के साथ भेदभाव होता है, या जैसे आप भाई हो, हम्म। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, हमारे को सरकारी में, लड़कियों को कहते थे कि भाई 12वीं करवा दी, 10वीं करवा दी, ब्याह दो। हम्म। तो इस तरीके की बेटियों के साथ भेदभाव होता था, हम देखते थे बचपन से, टीस थी दिल में हम्म। कि भाई ये क्यों भेदभाव होता ये है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है। हम्म। तो वो टीस थी दिल में, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था। बहुत से ऐसे भी मामले देखे मैंने, खासकर गाँव में, जब किसी गाँव में जाते थे हम्म। तो महिलाएं पूरा दिन काम करती थी। शहर में वो चीजें नहीं थी, लेकिन गांवों की परिस्थितियां अलग थी। हम ओके। देखते थे कि गांव में महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं, हम्म। और कुछ जैसे नशेड़ी टाइप के व्यक्ति, मतलब उनके पति या कोई भी, हम्म। उनके साथ मारपीट करते थे। फिर वो नशा करके आते थे, तो उनको वो मान सम्मान जो महिला को मिलना चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिलता था। हम्म। तो मैं देखती थी, तो वो दिल में, उन महिलाओं के प्रति मेरे दिल में टीस थी हम्म। कि भाई ये इतना अत्याचार क्यों सह रही महिलाएं। हम्म। तो जब प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी, उसके बाद मैं बिजनेस में आ गई थी, ये जॉब किस छोड़ में दी जॉब थी। करते थे आप? मैं गुरुकुल में थी, कानपुर में। ठीक है। और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, मेरा अपना अच्छा बिजनेस है, मेरे पीजी वगैरह हैं। हम्म। तो फिर मैंने लगा था कि भाई एक तरफ बिजनेस तो है, वो एक अलग चीज है, सेटल है, सब कुछ सही है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं इन बेटियों के लिए भी हम्म। कुछ आवाज उठाने का मतलब माध्यम मैं बनना चाहती थी, हम्म। लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था। हम्म। तो फिर जब प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई थी हमारे पानीपत के बेटी ऐतिहासिक बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ। बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुछ लोगों को ये लगता था कि चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में पानीपत है, इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत की है। लेकिन धरातल पे का बात एक अलग थी कि जो हरियाणा है उसका रेशो कम था, और उसके बाद पानीपत सबसे नीचे था, तो इसीलिए यहाँ से पानीपत से इसकी शुरुआत की थी। तो जहाँ मैं सेक्टर 13-17 में रहती हूँ, वहीं जो है रैली थी वो, और उसमें मैं पहली राजनीतिक मेरी रैली थी जिसमें मैं गई थी। और उसमें जब प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण सुना था, और उसने झोड़ी पसार के ऐसे बोला था कि डॉक्टरों को कि भी अपनी बेटियों को बचाइए, जो आपको हुनर दिया है, जो आपको काबिलियत दी है कि आप समाज देश की रक्षा करो, बच्चों की या किसी भी जरूरतमंद की या बीमारी की या कोई भी, मतलब आप वो कर सकते हो, तो भाई आप बेटियों को न मारिए गर्भ में। जो जीव जो पैदा ही नहीं हुआ और उससे आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। तो उन्होंने महिलाओं को भी बोला था, जैसे कहते थे कि महिलाएं ही मतलब बेटियों की हत्या माएँ करवाती हैं। तो उन्होंने झोड़ी पसार के कि अपनी बेटियों को बचाइए और उनको पढ़ाइए, हमारी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारी बेटियों को मतलब आप जीने की आज़ादी दीजिए। तो मुझे लगा था जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं एक जागरूक नागरिक बन के आया है, तो हमारी बेटियां जरूर बचेंगी। तो वहीं से मैंने संकल्प लिया था। उस समय मेरी मतलब मैं रोने लग गई थी कि भाई कोई ना कोई तो है कि भाई एक हमारे। वाक्य मैंने आपके बारे में सुना कि एक टाइम में आप किसी हॉस्पिटल में थे और वहां आपने एक वाक्य देखा कि दो परिवार लड़न लाग रहे थे कि मेरा बेटा हाँ, है,
मतलब बच्चों का जन्म हुआ था, एक बेटी का और बेटे का। हाँ, वहीं से और मैंने शुरुआत कहीं की से थी। वो क्या मामला था? वो मामला फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जनवरी में जैसे ये मुहिम चली हम्म और 21 जून को पहला योगा दिवस था। हम्म और एक आप जैसे पत्रकार भाई ने मुझे बताया था कि 17 तारीख को हॉस्पिटल में कविता नाम की 2 महिलाएं थी। एक ने बेटे को जन्म दिया था, एक ने बेटी को जन्म दिया था। हम्म वो गलती से हॉस्पिटल में उनका टैग बदला गया। ठीक है। जिसने का लड़की हुई थी वो तीसरी बेटी थी, हम्म तो टैग गलती से बदला गया। तो उनको लगा कि भाई हमारा तो टैग चाहे टैग ही बदला गया, हाँ, लेकिन भाई हम तो बेटा लेंगे ही, बेटा क्योंकि चाहिए। बेटा चाहिए। हम्म तो वहां उस पत्र 3 दिन तक है ना अखबार की सुर्खियां बना वो केस, कि ओहो। भी वो कहे कि भी मेरा बेटा इस तरीके तो आप से। इन्वॉल्व थे उस मामले में नहीं, बाद में? तब तक मुझे नहीं पता था। 21 जून को जब मेरे को एक पत्रकार भाई ने बताया हम्म कि बहन जी ऐसे ऐसे एक बात वो बच्चा है, हम्म और उसके ये आपने न्यूज देखी होगी। मैं न्यूज तो मैं पढ़ रही थी, हम्म तो बोले ये उसी का लड़की उसी की है, वो गलती से टैग बदला गया। वो उसने बताया था मुझे कि ओके। ये, लेकिन वो दावा कर रहे हैं उनका 3 हमारा बेटियां। तो छोरा हुआ है। हाँ, मारते छोरा। हाँ। फिर मैं वहां गई, तो वो जो उसकी दादी थी, क्योंकि माँ से तो बाद में मिले, पहले वो उसकी दादी थी। मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई बेटी तो मतलब थारी ये लड़की है, हम्म और इसको एक इंसानियत के नाते दूध पिला दो। हम्म तो वो बोली नहीं, मैं हमारी नहीं है, हमारा तो लड़का हुआ। हम्म क्योंकि दादा दादी का सबका ही होता है, अभी हमारा पोता हो। तो वो दादा दादी नहीं मान रहे थे कि नहीं मारा है। तो मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का है। लेकिन एक ही लड़की ना, वो भी चले गए थे, वो ऊंचा लड़के ने समाना लेकर गांव के थे, वो चले गए थे लड़के। लड़के ने ले गए? नहीं नहीं, लड़के वाले चले गए थे। दोनों बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल के ही नहीं, लड़का तो वो थे जो ऊंचा समाना गांव है, उनका ही था? हाँ मधुबन का, वो लड़का तो उनको दे दिया। वो लड़की हॉस्पिटल में ही थी। तो मैंने कहा कि भैया आप है ना इंसानियत के नाते इस बच्चे को दूध तो पिलवा दो कम से कम माँ का। चलो बाद में पता लग जाएगा, डीएनए वगैरह होगा तब पता लग जाएगा। तो दादी बोली ना भाई, अगर आपने दूध पिला दिया ना तो भाई मेरी बहू का मोह हो जाएगा इसमें बच्चे में। और भाई फिर या ना, और उसको पता था बहू को, तो क्योंकि उस टाइम पे बताया था भी थारा लड़की हुई है जिस टाइम पे हुआ था। तो फिर बोले ना दूध ना पिलाओ। तो मैंने बहुत समझा, नहीं मानी। बस फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं वहीं से मैं बोली, मैं कहा ठीक है दादी जा, या बेटी है तो थारी है, और आग मतलब तेरे घर तक अगर यह बेटी नहीं पहुंचाई ना तो मेरा नाम भी स्वीकारी है। और मैं वो कहकर वहां से आ गई, और मैं सीधी फिर हम सीधे मिले एसडीएम थे, फिर हम मिले डीसी साहब थे, और वहीं से फिर मैंने शुरुआत करी थी मैं इस लड़की की तो वो लड़ाई बच्ची लड़ी। का क्या हुआ? उस बच्चे 135 दिन लड़ाई लड़ी उस बच्चे की। अब 135 दिन वो हॉस्पिटल में ही रही? 135 दिन वो हॉस्पिटल में रही। उसका 89 दिन के बाद उसका डीएनए हुआ था लड़की का। हाँ। और फिर डीएनए पहले उसका दादा कभी कहे हम मधुबन डीएनए नहीं कराएंगे, हम चंडीगढ़ कराएंगे, कभी कहा हम दिल्ली कराएंगे, मतलब बहाने मारते ये रहे कब, कि कौन हम से सन की बात होगी ये? 2015 की 2015 जून जून 2015 21 जून 2015। को। तो उसके बाद फिर उसी समय जब वो लड़की हॉस्पिटल में थी, एक 88 हुई थी एक बच्ची, उसको पॉलीथीन में रोक के कुड़ के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया था उसी दौरान, उसी मतलब उसी टाइम में हाँ। जो वो बच्ची हॉस्पिटल में थी। अच्छा। तो वो बच्ची भी उसी टाइम वहाँ हॉस्पिटल, आपने देखा होगा कि मेरा फोटो मैं एक बच्चे ने गोदी में ले रही हूँ, हाँ जी, और हाँ एक जी। वो उसमें लेटा है। तो वो बच्ची आ गई थी, वो 88 थी ना, वो भी मतलब बचा लिया था उसको। जीव थी? हाँ। तो वो पहुंचाई वापस, उनके माँ बाप नहीं मिल नहीं, गई? उसका तो माँ बाप मिले ही नहीं थे, तो वो तो बच्चा आश्रम में ही गई थी। अच्छा, आश्रम में देना हाँ हाँ, जाना वो तो आश्रम, वो तो संभालते हो? हॉस्पिटल, या नहीं वो पहले हॉस्पिटल में होती है, जब वो ठीक हो जाती है बच्चा। ना, जैसे ही आपने बताया भाई 88 एक बेटी हुई, वो लावारिस थी, उसको कोई ऐसे झाड़ियों में या कहीं छोड़ गया, आपने बाद में उसको भाई जब वो स्वस्थ होगी तो उसके बाद आश्रम में, उसको आश्रम में बालगृह में भी, बालगृह में तो जाते हैं वहाँ सरकार की बालगृह तरफ में से। आप कभी कभी संभालने जाते हो उन बच्चों को नहीं, वो देखने? तो सब उसमें चले गए, सभी मतलब अडोप हो गए बच्चे, जो जितने भी मिले, चाहे कहीं भी मिलता कोई लावारिस बच्चा, उसको फिर गोद ले लेते कोई हैं। ना कोई हाँ, वो आ सरकार जाता का है। ही होता है, सरकार के माध्यम से ही गोद जाते हैं। ठीक है। जैसे अब बालगृह में जाते हैं ना, चाहे राई चले जाओ, कैथल चले जाओ, या पंचकूला, जहाँ भी भेजते हैं बच्चे को, वहां से ही जैसे सरकार की तरफ से गोद की प्रक्रिया होती है, तो वो फिर लाइन लगती है कि भाई अब उस बच्चे को जितने भी हमारे पानीपत में मिले तकरीबन सभी गोद जा चुके। ये जो गुड़िया थी, ये जिसने 135 दिन तक लड़ाई लड़के अपने परिवार के अंदर वो शामिल हुई, तो 10-11 साल की होगी हाँ, वो? मतलब 12 साल की होगी। तो मिली है कभी वो? हाँ, मैं कितनी बार जाती तो हूँ अब मिलने के लिए। परिवार के क्या मतलब, परिवार क्या कहता है आपको? नहीं, अब तो उसके बाद लड़का हो गया उनके। और उस लड़की को मान तो लिया ना पर हाँ, ये? नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके दादा दादी उस लड़की से। अच्छा, अब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसके बाद ही लड़का हुआ। समझा, कभी दोबारा बैठ के बात हुई उस विषय? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब जैसे मैं जाती हूँ उसके, खासकर उसके जन्म, जैसे मैं उसका जन्मदिन 21 तारीख को ही मनाती हूँ, क्योंकि मेरे को वो 21 को मिली थी, वैसे तो पैदा 17 को हुई थी। तो मैं जाती हूँ उसके घर। तो अभी तो कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद बोला उन्होंने आपको? बस वो ये नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भी आपका संघर्ष भी था कि आप उल्टे नहीं हटे,
क्योंकि 135 दिन लड़ाई लड़ना भाई छोटी बात नहीं होती। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो मीडिया कर्मियों का करूंगी, वहां से मीडिया ने मेरे को उठाया था और वहीं से मतलब हर पग पग पे साथ दिया और 135 दिन लड़ाई लड़ी। एक दिन अनशन किया मिनी सेक्रेटरीट के नीचे बैठ के, पुल के नीचे, जब उसकी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी। 135वें दिन उसकी डीएनए रिपोर्ट आई थी। एसपी होते थे राहुल शर्मा जी। तो जब उन्होंने भी मेरे को धन्यवाद किया था कि आपकी भी ये मेहनत है कि भाई आप लगे रहे। मैंने ये कहा था कि उल्टी नहीं हटूंगी चाहे कुछ हो जाए। ये नाम के पीछे आर्या क्यों लगाते हो? आर्य समाज जी है तो आर्य लगाओगे भाई। स्टार्टिंग से वो ही तो है। आप भी आर्य ही, जी बिल्कुल, हम सभी देसी आर्य हैं। आर्यों देखो का है। जाति सबसे बड़ा आर्य का मतलब है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के मैं काम कर रही हूँ मानवता के नाते। ना मैं किसी जाति को देखती, ना मैं किसी धर्म को देखती। तो इसलिए मैं अपने नाम के पीछे आर्य लगाती हूँ कि भाई कोई व्यक्ति ये ना समझे कि भाई ये इस समाज से पैदा हुई है, कभी हमारे साथ भेदभाव न कर दे। फैमिली में कौन कौन है बहन जी? भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, बहन है, सभी है, पूरा पूरा परिवार। पूरा परिवार है। तो जैसे ना आपका क्या काम है कि बकोटे में कॉल आ गई, हाँ मतलब रात को भी कॉल करके उठा सके हैं कि आज आप बहन जी यो रोड़ा माच रहा है या बेबे गला गलत हो रहा है, ये खाने का काम है, तो परिवार का क्या रिएक्शन रहता है? क्या मम्मी नहीं, रात को बाहर तो मैं नहीं जाती रात को। लेकिन जैसे फोन पे सारे आपने देखा होगा, 3-4 दिन पुरानी ही बात है कि एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज में भी, जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस 7:30 बजे के करीब, जब उसका एक्सरा होने के बाद अल्ट्रासाउंड ये सीटी स्कैन करवाने के लिए जब उसको गए, तो वहाँ पे कोई नशे में था कोई लड़का और वो सिक्योरिटी गार्ड था और उसने उसके साथ कोई गलत हरकत की या क्या किया, जिसे महिला ने बताया। तो ये करते 7:30 के जैसे 9-10 बज गए और जब उन पुलिस में भी, थाने में भी फोन करा, पुलिस भी नहीं पहुंची, तो फिर कोई नंबर दे देता, जैसे कोई मीडिया वाला दे दे, कोई भी दे दे। से संपर्क हाँ, वो आपको न्याय तो जैसे एक महिला ने कॉल किया कि भैया ऐसे एक महिला बैठी है यहाँ पे और उसके साथ छेड़खानी वगैरह हुई है और वो बीमार है बहुत ज्यादा, तो मैं 112 पे आप कॉल कर दो, थाने में मैं करती हूँ। तो उसी समय 5 मिनट में वहाँ, क्योंकि सामने ही थाना था, 5 मिनट में फोन करने के बाद पुलिस पहुंच गई, तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद अगले दिन पीजीआई में रात को ही आ गई थी पीजीआई में। और यहाँ मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और वो उसकी डेथ भी हो गई थी महिला की। अच्छा। क्योंकि वो ज्यादा, हाँ, क्योंकि वो कुछ तो वहाँ पे बीमार थी और कुछ वो उसके साथ अगर कोई घटना हुई है उसका सदमा था वो। तो मैं फोन कर देती हूँ, अगर मान लिया, मैं पहले थाने में करती हूँ फोन, अगर थाने वाले ढंग से ना सुने तो फिर एसपी को कर देती हूँ। क्योंकि भैया ऐसे ऐसे मामला है, वो आपको बता गया, अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद तुरंत कार्रवाई होती है। जैसे ना आपने छोटी बच्चियों से स्टार्ट कराया हुआ, बेटी बचाओ का जो नारा, बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके बाद आपका मुंह हो गया कि कुछ तो आप स्ट्रॉन्ग मान गया अपना आप में थोड़े से? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो देखो महिला होती है, जब पुरुषों को पैदा करती है, बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की, जब जन्म देती है तब महिला से स्ट्रॉन्ग तो कोई होता ही नहीं। मतलब जब मैं बेटियों की आवाज उठाने मैंने शुरू की थी और उसी दौरान चाहे ये लावारिस फेंकने वाली बात आई कि बहुत सी बच्चियां आई, उस समय मैं बताऊं एक और आ गई थी, उसको बालगृह के बाहर छोड़ गए थे बच्ची को। 3 बच्चियां थी जिनकी हम लड़ाई लड़ रही थी उस समय। उसके बाद फिर बच्चियों के साथ 4 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार के उसको कुएं में फेंक दिया था और 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसी दौरान की बात है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मामले आने शुरू हो गए। फिर जैसे अखबार में आना शुरू हुआ तो लोगों को ये लगा कि भाई जब कोई सुनाई नहीं करता तो इधर फोन कर दो। एक कॉल यहाँ भी हो सकता है। हाँ, ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं कहीं बैठी थी किसी केस में और उसी समय मेरे पास फोन आया कि एक बच्ची को जो है उसके घर में ही कोई व्यक्ति बढ़ के और उस बच्ची के साथ रेप करके और भाग गया हो। तो मेरे पास वो कॉल आया और पुलिस में, मतलब पुलिस उधर से पुलिस पहुंची तो साथ में मैं भी पहुंच गई थी और वो उसको शाम तक हालांकि पुलिस ने ढूंढ दिया था। तो अब तो 12 साल हो गए, अब तो बच्चे को ये पता है कि भाई सुनाई नहीं हो रही, 2 मिनट में कोई भी नंबर दे देता है। मैंने हालांकि अपना नंबर कहीं सार्वजनिक नहीं कर रखा, नहीं सोशल मीडिया पे, नहीं कहीं भी। हाँ, अब ऐसा होता है कि जब किसी की कोई सुनाई नहीं होती तो वो बता देते हैं भाई यहाँ कॉल कर लो। और मैंने पवन भाई धरातल की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब हमारे पानीपत में, जो आपको पता है भाई, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, बाहर से प्रवासी ज़्यादा हैं, मजदूरी के लिए आते हैं। हाँ। तो उनके साथ जब क्राइम होता है तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। हालांकि हमारा पानीपत का 5% ही क्राइम होगा, ज़्यादा ही नहीं का है।
चाहे बच्चियों से संबंधित छोटी बच्ची के साथ कोई घटना हुई तो सभी बार की थे। चाहे नशेड़ी, क्योंकि जो फैक्ट्री में या तो उसके पिता के पास बैठ के शराब पीने वाले मिले या आस पड़ोस में रहने वाले ये देख लेते बच्चियां अकेली है, ज्यादातर मतलब छोटी बच्चियों वाले मामले में हम वही मिले। और जैसे ज्यादातर लड़कियां जो घर छोड़ के जा रही हैं वो भी उन्हीं के केस ज्यादा हैं। ओके। तकरीबन ज्यादा मेरे पास केस वो उन्हीं के आते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कोई ना कोई बता देता है कि भी वहाँ कॉल कर लो, क्योंकि देखो अमीर को नहीं जरूरत होती, उसकी तो पहले ही पावर होती है, उसकी सब तरीके से पावर होती है। जरूरत होती है गरीब को, नीचे तबके वाले बिल्कुल उनको जरूरत होती है, जिसकी फाइनेंशियली जो मजबूत नहीं बिल्कुल है उनको तो जरूरत ही नहीं। अमीर को तो आपको भी पता है, बिल्कुल उसकी तो आप पर जान पहचान बथेरी मिल जाएगी, बाकी जरूरत होती है गरीब को। और ना मैंने कभी ये सोचा कि भाई इसकी किसी ने नहीं सुनी, भैया किसी नेता ने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई या किसी नेता ने इसके बारे में दो शब्द नहीं बोले, कभी मैंने इन चीजों में मैं नहीं बढ़ी। मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्म है, मैं वो करती चली गई। और 12 साल में ये मान लो कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी हुई थी और उनको उनके अब फैसले आने लग रहे हैं, जिसमें पिछले अप्रैल की बात है 4 फैसले ऐसे आए जिसमें 2 में 40 साल की सजा हुई, 2 में आजीवन कारावास और 1 में 20 साल की। 5 मामले मतलब मई में और अप्रैल में आए। पर्सनल दुश्मनी मोल लेते हो आप, मतलब ये कुछ तो भी मानते हो समझो, ना इस कुछ बात भी को? समझो भाई, देखो लेते हो दुश्मनी, ना? मैं आपको एक बात बताऊं, उनको भी पता होता है कि उन्होंने गलत किया। एक अपराधी है, वो अपने तरीके से या अपनी पहुंच की वजह से या सबूतों के अभाव की वजह से वो बच रहा है। उसने कोई नहीं, सबूत इकट्ठे करके हम देते हैं सारे। नहीं, मान लो उसने क्राइम कर दिया और वो बच गया किन्हीं कारणों से, फिर श्वेता आर्या की एंट्री हुई, उसने उसके लिए एविडेंस ढूंढे, फिर उसको जेल में ठुसकवा दिया, फिर वो तो उसके तो मन में होगा ना यार पर्सनल इसने नाश नहीं, करा। नहीं पर्सनल कुछ नहीं, उसने गलत किया है। मेरी कोई किसी से पर्सनली दुश्मनाई नहीं है, उसने जो गलत किया है ना उसकी दुश्मनाई है। मैंने कभी भी अगर मान लिया मैं धरातल, मैंने ना हमेशा सबूत धरातल से नहीं निकाल के लेके आई मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि मैंने कि आपने मेरे को बता दिया वो केस और मैंने सुन लिया। नहीं, आप झूठ भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दूसरे का आपकी दुश्मनाई भी तो हो सकती है। जब तक मैं धरातल पे नहीं गई, धरातल पे जाके मैंने नहीं उसके निकाले सबूत, तब तक मैंने ऊपर अधिकारियों को वो नहीं बताया। जब मैं धरातल तक निकाल कर लाई तो तब मैंने अधिकारियों के सामने सबूत रखती हूँ कि ये है जी केस, आपका आईओ आपको बताता या नहीं बताता मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है। तो कितना पूरा टाइम देते हो उस केस के ऊपर? मैंने आज तक का रिकॉर्ड है भाई 12 साल में, मैं आपको पवन आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा कर रही हूँ 12 साल में जिस केस में लगी एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें उठी हटी। 12 साल में एक भी केस ऐसा नहीं होगा जो गलत के साथ लगी। अगर मान लिया किसी ने आपने मेरे को कॉल कर दिया और मुझे लगे ये केस गलत है, तो मैंने अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया जी, फोन मेरा आया था जरूर, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। महिला आयोग कितने सपोर्ट करता है? महिला आयोग की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, तो जब गए हो तो मदद मिली है? मतलब मैं अगर कोई केस होता है मान लिया, पहली बात तो जरूरत पड़ी ही नहीं, बाकी हमने संज्ञान में डाला, मान लो कोई केस है भैया हमने संज्ञान में डाल दिया जी ये मामला ऐसे ऐसे बच्ची का है और इसको मैं कर रही हूँ धरातल पे, ये काम ऐसे था, तो महिला आयोग ने सुमोटो लिया। सुमोटो लेने के बाद कई बार ऐसे भी आए जब मैडम थी रेणु भाटिया मैडम 4.5 साल करके गई, आपको बताई है, तो वो मेरे को बोल देती थी कि भैया आप एक बार जाके मिल के आना बच्ची से और उससे बात करके आना और उसको बोलना कि महिला आयोग आपके साथ है। किसी इसे कोई मामला याद है जिसमें आपके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर या कोई पैसे वाली पार्टी का प्रेशर आया हो कि बहन आप हट जाओ? मेरे सामने कभी नहीं आया, मेरे को सीधा सीधा नहीं आया। बैक से हुए हैं? बैक से तो ओ भाई दुनिया कह दे बहन जी फला ये मगर धरातल मैं कागज रख देती हूँ, ये देखो जी। कभी राजनीति वालों ने नहीं कहा, सबको पता है ये उल्टी हटेगी नहीं, उसको कहना कहा भी नहीं उन्होंने, पता है उल्टी नहीं हटेगी। बैकबोन क्या, कहाँ से ताकत आती है, क्या ताकत है आपके? जब बताई तो है, सच्चाई की ताकत है, सच्चाई की ताकत है और कोई ताकत नहीं है। सच्चाई की ताकत है, सच्चाई के लिए कहीं तक भी लड़ सकता है इंसान। मैंने ऐसे भी केस करे जो मेरे पानीपत में अगर मेरी सुनाई नहीं हुई तो मैं चंडीगढ़ तक मतलब पंचकुले तक जाती हूँ। खर्चा तो आपका फिर अपनी जेब से, आपकी पॉकेट से लगा है। ओ भाई गरीब आदमी पीजी बढ़िया पीजी चल रहे हैं, बढ़िया कमाई है, बढ़िया भगवान की दात है, टचवुड। मैं तो ये कहती हूँ कि हम नहीं सोच लेंगे 2 एडमिशन कम हो गए थे तो हम खर्चते। गर्ल्स पीजी चला रहे हो, बॉयज पीजी? दोनों। ये पानीपत में? दिल्ली में। अच्छा, इसके अलावा जैसे ना आप हो
जब आपके पास किसी की कॉल आ गई कि भाई एक महिला है फलाने गांव में या फलाने कॉलोनी में, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर आप वहां जाते हो उस मामले को संज्ञान में लेके, फिर आपने नु बेरा पाट जा किया महिला है गलत से, ऐसा भी होता होगा, बिल्कुल। तब क्या करते हो? ऐसा भाई मैं आपको फिर वो कहोगे कि महिला महिला की दुश्मन है, मतलब 70%, मतलब वैसे तो मैं 95 कह दूंगी तो महिला खिलाफ हो जाएंगी लेकिन महिला के मामले में 70% मामले तो ऐसे ही हो जो झूठे ही। फिर क्या करो उस एक्ट के तहत? देखो जो महिला, आप एक बात बताओ, जो महिला 5 साल या 7 साल किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और उसके बाद फिर उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो कहीं ना कहीं तो उसका स्वार्थ है ना। या महिला किसी को कॉल करके अनजान व्यक्ति के पास कॉल करती है, पहली बात तो ये मेरे भाई नहीं ये बिना मानते इन मैं ये कहूंगी तुमने लाल लत्ते वाली देखी नहीं तुम, हाँ, हो ये नहीं 5 किलोमीटर पैदल चले हाँ, मतलब ये फोन कर देंगी जब अनजान महिला कोई जिसको आप जानते नहीं वो आपको कॉल कर रही है और आप उससे मिलने के लिए चले जाते हो और फिर वो आपको ब्लैकमेल करती है, तो उसके बाद फिर उनसे बचना चाहिए ना। वीडियो बना ले हैं, मैंने कुछ भी, लेकिन आपको मैं बताती हूँ एक 2019 का मामला था। एक महिला ने पहले मुकदमा दर्ज करवाया रेप का 4 व्यक्तियों के खिलाफ, उसके बाद उसने फिर एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया, रात को किडनैप करके अपने दूसरे साथियों के साथ उसके फार्म हाउस पे ले गई, पूरा स्कैंडल चला रही मतलब पूरा चला रही थी। और उस महिला को जब गिरफ्तार किया था 2019 की बात है, तब वहां से मेरे को ये लगा था कि मेरे पास है ना जितनी भी महिला के फोन आते थे ना, मैं इतनी FIR होंगी मेरे पास, इतनी उन महिलाओं की इतनी, तो मैं ना जब वो पढ़ती थी ना तो उसमें एक लाइन आती थी कि नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ रेप की, सबकी मिली, क्योंकि पता नहीं क्या प्रिंट सा निकाल कर दे दे, वकील देते होंगे लिख कर 4 लाइन, मैं फिर कई बार कहती थी ये लाइन तो चेंज कर दिया करो, ये लाइन ही चेंज नहीं, नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ रेप किया, तो वो नशीला पदार्थ की बात आ जाती थी ना, मैं ये कहती थी कि भाई यो नशीला पदार्थ मिल रहा की था, हमने तो भेजा नहीं आज तक। उसी समय एक लड़की थी, उसकी जीजा के साथ उसकी बहन का तलाक का केस चल रहा था, और वो जो साड़ी को लेके वो होटल में जाता था, और उसके बाद उसने सोचना चाहिए था तेरी बहू तो केस चल रहा था तो साड़ी ने लेकर क्यों जा फंसेगा, लेकिन वो जाता था, फिर उसने उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया कि मुझे जबरदस्ती ले गया। हमने जब वो CCTV फुटेज निकलवाई तो जितनी बार भी उन्हें 1-2 बार का लिख रखा था, लेकिन वो बहुत बार गई हुई थी, जितनी बार भी वो गई थी अपनी मर्जी से हंसती हुई जा रही थी, और हंसते हुए जो घर वापिस आ रही थी तो कहीं लग ही नहीं रहा था। दूसरी बात है, जब हमने एक बात कही भी होटल में कोई महिला को लेके जा रहा है कोई पुरुष, चाहे कोई भी, चाहे वो किसी भी लालच में उसके साथ जा रही है, आरती करने तो जा नहीं रही, तो वह किस लालच में जा रही है? बिल्कुल भाई वो फिर बाद में कह देती शादी का झांसा देगा, भाई तुम पहले शादी कर लो, झांसे में क्यों आओ? पहले उसको बोलो मेरे से शादी करेगा, तुम लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हो कितने, अब ज्यादातर पहले शुरू में मेरे पास फोन आते थे कि मेरे साथ रेप कर लिया जी, मेरे साथ शादी का झांसा देकर ये कर लिया जी, अब तक कुछ को तो ये पता लग गया कि ये थारी सुनाएगी नहीं, या उल्टा थारे खिलाफ ना सबूत इकट्ठे करके दे दे। तो अब ये ज्यादातर आते हैं उन महिलाओं के फोन जो ये कहती हैं कि मेरा पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है, या मेरे घर में वो फलानी महिला जो है दखलंदाजी कर रही है और इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है। मैंने उन महिलाओं को रोते देखा है जिनके पति जो है दूसरी महिलाओं के पास जाते हैं या उनके साथ लिव इन में रह रहे हैं, जिनके साथ वैसे जाते हैं, मतलब ऐसे बर्बाद हो गए परिवार। आपको एक बात बताऊंगी पवन भाई, आज तक किसी भी पुरुष ने, उन महिलाओं को भी समझना चाहिए, आज तक दूसरी महिला का पैदा हुआ बच्चा किसी पुरुष ने अपनाया? बिल्कुल, बाप अपनाया है क्या? बाप उन महिलाओं को समझना चाहिए कि थारी जो गिनती है वो किस कैटेगरी में आती है, और क्या उसने अपने किसी भी महिला का, दूसरी महिला जो दूसरी बोलते हैं उसको, जो लिव इन में रह रही है, उसके बच्चे को कभी जमीन जायदाद इसमें हिस्सा दिया है? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई तुम क्यों ये अपना वो बर्बाद कर रहे हो? क्यों दूसरी महिला की वो? आज वो पत्नियां परेशान ज्यादा हैं जिनके पति गलत दिशा में भटक रहे हैं दूसरी महिलाओं की वजह से। इस तरह के जब मामले आपके पास आते हैं, पहले मैं उस गलत वाले पे आऊंगा कि भाई किसी लड़की ने या किसी महिला ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, संगीन आरोप लगा दिया। पहले तो धारा 376 के तहत तो थे, अब IPC की धाराएं जो हैं वो बदल गई है, BNS में आ गई हैं वो, तो उसके तहत शायद 163 नंबर मुकदमा ये दर्ज होता होगा। नहीं 66 67 अलग अलग है।
जैसे 69 होता है, हाँ। वो है कि शादी का झांसा दे के मेरे साथ हाँ। रेप किया 5 हाँ। साल 4 साल, हाँ। वो 69 लगती है। तो इस तरह रेप में 66 ये लगती जो है, मुकदमे 67। दर्ज हो, हाँ, अपना तो बेराय पाट जा भैया, ऐसे ऐसे बस वो हम तो है ना, उस जब वो बताती है ना फोन करके मेरे साथ ये हो गया, या हम उसकी FIR देखते हैं, उससे ये पता लगता है यहाँ झूठ बोल रही है। तो फिर क्या होता है उसमें? आप पुलिस के सामने जो वो चीजें पारदर्शिता से रख देते हो। मैं तो ये बोलती हूँ भाई, मैं आज तक है ना, मेरा रिकॉर्ड है कि बहुत मामले ऐसे भी करे हैं मैंने हाँ। जिससे मैं आज तक मिली नहीं। हाँ। अगर किसी का मामला मेरे सामने आ गया कि भी रेप का है और वो मैंने पता लग गया कि झूठा है, आज तक ऐसा भी है कि जो जिसके ऊपर आरोप लगे उससे मैं मिली ही नहीं, उसको छुटवा दिया, उसका छुड़वा दिया। वो आते नहीं थैंक यू बोलने, धन्यवाद करने। नहीं, कई बार जैसे मान लिया ना किसी और केस में मेरे को कोई मिल जाए, वो बहन जी हमारा केस था, आपने वो करो, मैं कहा, कौन भाई तू फलाना, मैं मिली तो नहीं कभी, ना 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 ना। लेकिन देखो मानते मतलब ये है कि मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। जिस केस में मुझे ये पता लग गया कि भाई ये केस झूठा है, उस केस की मैंने बताया चलो इतने तो मैं लेटर लिखती हूँ, SP से लेके DGP तक लेटर, आयोग में, मतलब महिला आयोग, मानव आयोग, या हर जगह जहां का भी केस बनता मैं इतने लेटर लिख देती हूँ। और चाहे ट्वीट करना है चाहे कुछ भी है कि भाई मैं तब तक, अगर किसी केस में मैं लगी ना, जब तक उसका अंत नहीं हो लेता नहीं, इतना मैं रुकती नहीं। मेरा रिकॉर्ड है ये, रुकती नहीं मैं। और आपने एक बार मेरे को फोन कर दिया ना किसी केस में, बहन जी यो मामला है, उसकी तय तक जाकर आपने दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम फिर मेरा ही है, उसने अंत ही करूंगी मैं। पुलिस का काम भी आप करो, फिर वकील का काम भी नहीं नहीं नहीं, वकील अपना करो। वो कई बार मेरे को कह देते जी कोई वकील बता दे, मैं जानती किसी वकील ना, भाई वकील नहीं बताऊंगी और कुछ पूछ ले पर वकील ना पूछियो मेरे तो। अच्छा, जैसे भाई पुरुष या लड़के, मेल लोग भी आपके पास आते हैं? देखो पुरुषों का मैंने 32 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करवाई है। अच्छा। जिन महिलाओं ने पुरुषों को ब्लैकमेल किया है, कई केस ऐसे थे। एक ऐसा मामला था जिसमें एक लड़की ने कई जगह लड़कों को ब्लैकमेल करा था। और जैसे मान ले किसी को कह दिया शादी का झांसा देकर, किसी को कह दिया होटल में ले जाकर, किसी को कह दिया यहाँ पे जबरदस्ती। तो इस तरीके के जो मामले थे, वो जब मेरे पास मैं कहा भाई सबूत भेज दो, तो उन लड़कों ने सबूत भेजे। मैं बताने लग रही मिली भी नहीं हूँ। या गुड़गांव का था, मैं मिली ही नहीं कभी उससे। एक पलवल का था, मैं उससे कभी मिली ही नहीं। रोहतक वाले में तो चलो मैं 2 बार गई हूँ। एक महिला ने, जो आपने पता था मुख्यमंत्री ने वो लड़की महिला सम्मानित करी थी, आपको पता भी होगा। उसने 26 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा था रेप का। पहले अपने गांव के 2 लड़कों के खिलाफ करवाया। अच्छा। वो गांव छोड़ के चले गए। फिर 2010 में उन्होंने रोहतक के 2 लड़कों के खिलाफ करवाया, यहाँ कहीं रहती होगी वो PG वगैरह। वो उसके बाद फिर 2015 में हिसार में जाके करवाया। और 2020 में जब कोरोना टाइम था, 2020 में उसने जींद में कराया। उस महिला ने 26-27 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था उसने। उस महिला ने, हाँ, जींद में गई थी कई बार। और उसके बाद फिर वो मुकदमे तो कैंसिल हुए। पहले वो मेरे ख्याल में हिसार वाले तो लड़के, तो जब तक तो मुझे पता नहीं था, हिसार वाले गिरफ्तार हुए थे। बाद में फिर वो अपनी गवाही तो मुकर गई थी। तो हमने वो सारे सबूत इकट्ठे किए। एक जगह उसने रोहतक में खाली दरखास्त दे रखी थी, हमने दरखास्त भी निकलवाई थी RTI से। पहुंच गए बिल्कुल, मतलब मैं कहूँ उसका आज भी पड़े मेरे पास से। जिस टाइम पे वो सम्मानित हुई थी, एक पत्रकार का चंडीगढ़ से मेरे पास फोन आ गया कि भैया ऐसे ऐसे ये महिला है। मैं कहो ये केस तो था हमारे पास। वो बोले सबूत, मगर जितनी भी थी वो सारे सबूत थे मेरे पास, मैंने उसको भेजे। हालांकि वो फिर उसका अवार्ड उल्टा होया, तो वो सारे सबूत मैंने उसको भेजे थे। मैं कहा लो ये। जैसे ना आपने लिव इन वाला मामला बताया, भाई लिव इन वाले मामले बहुत सारे आम हैं कुछ मामले इसे भाई, जो व्यक्ति, जो हस्बैंड अपनी पत्नी को चीट करके अपने बच्चों को धोखा दे के किसी दूसरी महिला हैं, तो उनमें कुछ सक्सेस हुए? आप मैं तनु कह रही हूँ कितने तैसे हमने हम कब पत्नियां तक भाई आप शिकायत दे दो, वो कहें जी थाने में जा सुनते ही ना मरी, तो थाने वाले भी कह दे लिव इन में हम क्या करेंगे, ये तो जायज है, ये तो कुछ भी है। अब आप एक बात बताओ, अच्छा उन भी फिर कुछ दिन के बाद पता लगा 4-5 साल के बाद फिर जाकर वो कर रहे हैं, फिर वो शिकायत देते हमारे साथ, हमारे लिव इन में रहा था जी और इन हमारे तो धोखा कराया जी, फिर वो रेप के मुकदमे दर्ज कराओ, फिर दूसरे बड़का मुकदमा। अब आप एक बात बताओ, एक कई दिन की बात होगी, एक महिला 2 बच्चा ने छोड़, मतलब जो गरीब ज्यादातर 2 बच्चा छोड़कर उसकी गिला रहने लगी, बाजगी उसकी गिला रहने लगी, उनके पति भी दुखी हैं। मतलब जो दूसरा पुरुष दूसरी महिला के पास रह, तो वो थोड़ा अनमैरिड है, वो अभी तो ब्याही हुई है, अभी तो अपने बड़कन छोड़ रही है, दोनों साइड। मतलब एक दिन एक महिला 2 बच्चा ने छोड़कर भाग रही थी और वो पुलिस उसने ले आई, उसके पति ने दरखास्त दे रहा कि उसने ढूंढ लाए भाई, ढूंढ लाए। तब मैं उसका पति कह रहा कि या तो तू इन बच्चा ने भी ले जा,
और या फिर तू मेरे पास वापिस आ जा। मैं उनकी बात सुन रही थी, मैं उसको बोली भाई तू कैसे ले जाएगा, या किसी और की गेला चली गई तू कैसे ले जाएगा। बोला जिन बच्चों की तरफ तो देखना पड़ेगा, रख लूंगा कोई बात नहीं। और भाई वह महिला न्यू आए ना मैं तेरी गेल जाऊंगी, मतलब अपने पति जो उसका साथी था जिसके साथ वो लिव में रहती वो तो क्या था, लिव इन में नहीं लेकर भाग का कागज बनवा। अब क्या बना रखा है, जैसे आज भागी और आज ही लिव इन के कागज बनवा लिए, हो गया काम। मतलब जैसे भाग गए ना, भागने तो पहले लिव इन के कागज बन जाए उनके। हाँ। तो वो कागज दिखा दे थाने में आके, देखो जी हम तो लिव इन में रह रहे हैं। फिर वो अपने पतिया की दरखास्त दे देंगी, जियो तो मैंने पिट्टा मारा करता, इसने छोड़ कर जाता मैं इसकी गिला चली। ये सही है, ये सही है। और वो व्यक्ति जिसके साथ वह भाग रही थी वो नशेड़ी, उसके गले में एक वो पतरी सी बांध रही थी, वह बेच दी, कान्ना के बेच दिए, एक वो कोके तक भी बेच दिया उसने उसका नाक का। और जो 20-30 हजार अपने पति के लेकर जा रही थी वो उसने खा लिए। हमने न्यू भी कही जिस इस नंगड़ ने तेरा सब कुछ बेच कर खा लिया और तू आज भी इससे गेला जागी। और जो वो भूत सवार है ना उनके, सच भाई कई बार तो ना शर्म आओ क्या महिला है, मतलब उसको जब मैं महिला को कह रही थी ना मन न शर्म आएगी, तेरे को समझाते लेकिन तेरे को शर्म नहीं आई। आखिर में उसके पति तय कही अपने बालका ने पाल ले भाई, जान दे इसी का करेगा के तू, और या 10 दिन में 20 दिन में महीने 6 महीने में इसका जूते मारेगा ना यू जब आ जाएगी। और आवे हैं वो बाद में तावे हैं कि जी हम लिव इन में रह रहे थे 5 साल तक, आज हमारे साथ ये हो गया, वो ही ताने के बतावे हैं। एक बाज का चली गई सार में, उसने सोची असल में क्या हुआ, कई तो ऐसी चली जा जिनने बड़े बड़े सपने दिखे, सोशल मीडिया पर दिखा का बड़ा दिखावा, अगो हो यो तो लड़का सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर बात करने लग जाए, फिर उनके दौरे बात जा। कई तो इसे अम्बाड़े का केस था, वो रक्षा चला नहीं पाया। ओहो। और एक हिसार का था, वो नरानो साड़ी शराब भी पाया, उसका जागरण लगे वही मैं तो जिसके ताई थी तो उससे नंगड़ पाया। फिर उल्टी बाज जाए कुछ दिन रह के। एक आपके रोहतक की जा रही थी, अच्छा 2 बड़का ने छोड़कर वह चली गई किसी गांव में। उसका पिताजी रोज आता मेरे पास, आए जी मेरी बेटी को बुला ले। मैं बोली चली गई अंकल, क्यों दुखी हो रहा तू। बोला ना बेटी तेरी ताई ना मानती, मेरी छोरी ने एक में लिया हो। मखा जब उस छोड़ गए अपने बालका ने चली गई, तू अपनी बेटी ने क्यों करेगा, तेरे दामाद ने छोड़ गई, ससुराल ने छोड़कर चली गई, ना मानना उसने जाकर अपने लिव इन के कागज बनवा लिए। उसके 2 साल के बाद मेरे पास फोन आया उसका, जी मैं वह बोल लूँ फलाने बुजुर्ग का नाम लिया, उसको मैं जानती थी बुढ़े को, क्योंकि वो एक कहीं ना उसमें धर्मशाला में काम करता था, तो वो बेचारे ने अपना परिचय दे रखा था। तो मैं बोली मखा बोली मैं उसकी बेटी हूँ। बोली जी मैंने यू परेशान करा है नहीं, मगर दोबारा गलती तभी फोन ना कर दी इस नंबर पर, ना तो तेरी करड़ाई चढ़ाई तब भीतर कराऊंगी मैं ये। मगर जय उसने दूसरे ने मेरे से बात कर ली ना, वो पक्का कराऊंगी ना भीतर, इसी बोल बाली या तो अपने घर चली जा, ना तो फिर रहा इसके साथ। ये बताओ 2 बड़का छोड़ कर बाजी, कुछ दिन में उसका नशा ढीला हो गया, क्योंकि प्यार का नशा तो कुछ दिन का होया भाई, और कुछ दिन के बाद हो गया। ये प्यार तो कहाँ, ये तो हवस ही होगी। अब मैं ये बताऊं, एक बात बताओ, जिसका पति है बच्चे हैं, और वो जब उनने छोड़कर उनका ठोकर मार कर जो अपनी माँ अपने बेटे की ना हो सकी, तो क्या उस व्यक्ति की हो जाएगी? या जो व्यक्ति अपनी पत्नी का ना होया वो उसका हो जाएगा? मतलब देखो दोनों, मैं तो महिला और पुरुष को बराबर मानती हूँ भाई, ना तो घर महिला अकेले बसा सकती ना पुरुष, अरे बसाओ तो दोनों बसा लें। तो कहने का मतलब ये, इतना ही दोस्ती तो मैं पुरुष को मानती हूँ और इतना ही मैं महिला को मानती हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देगा दूसरी के साथ रह गए और अपने घर परिवार में अपने बच्चों की तरफ नहीं देखता, ऐसा इतना आरोपी वो है। और इतनी आरोपी वह जो अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है हवस के लिए। थारे से तो वो कोठे वाली भी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। वो कम से कम अपना जमीन बेच रही है तो वो सरेआम तो कर रही है, थारे से तो वो भी बढ़िया है जो इस तरीके से घर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे, मैं तो अपने पानीपत की भी बताऊं ना, कई बार है ना मैं ये सोचती हूँ कि पानीपत में सबसे ज्यादा क्राइम है क्या, फिर मेरे पास कहीं और का आता मामला। 10% मैं मानती हूँ कि भाई क्राइम होता होगा, महिला के साथ रेप होता, जैसे हमारे पानीपत में हुआ था एक डेरे का, अभी 3 महिलाओं से गैंग रेप हुआ था, एक भादरगढ़ में हुआ था, एक रेप हुआ था बस से, 20 जनवरी की बात है। बस से महिला रात को 2 बजे उतरी थी और उसके साथ गैंग रेप किया था 4 व्यक्तियों ने। उसी टाइम पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, मैं खुद काउंसलिंग करके आई थी महिला की। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उनके साथ वो गैंग रेप था, तो वो मैं मानती हूँ कि 10% महिलाओं के साथ होता है। अत्याचार तो होते हैं, ये कोई वो नशेड़ी, जैसे अकेली महिला देखकर नशेड़ी व्यक्ति, एक और था अभी उसमें 20 साल की सजा हुई कि एक महिला अपने पति के साथ जा रही थी, बस में उस ऑटो में बैठी थी, उसके पति को मारा और वह महिला नीचे उतरी और उसको घसीट के गांव में ले गए। गांव में ले जाकर जो अपना ट्यूबवेल होता है खेतों में ले जाकर उसका रेप किया। फिर उसके साथ 2 जना ने फिर उसकी वीडियो बना ली। उसी समय उसके पति ने 112 पर कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। एसपी साहब ने इतना बढ़िया काम किया था, उसका एक फैसला है 20 साल की सजा।
कि वह महिला बोली मैं कार्रवाई नहीं करवाती, उसका पति भी बोला मैं कार्रवाई नहीं करवाते जी, क्योंकि जो बाहर के हैं डरते हैं जी, हम नहीं करवाते कोई कार्रवाई। लेकिन पुलिस ने अपने उस पे आधार पे वो मुकदमा दर्ज किया। उसके जो मोबाइल लिए, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, उनके मोबाइल लिए, मोबाइल में वीडियो मिली उस महिला की। वीडियो के आधार पे पुलिस ने सारी कार्रवाई करी और उसको 20 साल की सजा हुई थी। जब ये बात है 24 की होंगी, एसपी अजीत शेखावत जी थे। तो उसके बाद वो उस महिला पे, उस आदमी पे, अब उस वह महिला फिर, क्योंकि वो पहले ही कार्रवाई नहीं चाहती तो वह गवाही देने भी नहीं गई वह महिला, क्योंकि वो पहले कार्रवाई नहीं चाहती, क्योंकि वो डरते बाहर के, सोचते हैं कि कभी हमारे साथ कुछ भाई हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो गाँव के व्यक्ति थे जिन्होंने ये किया था। अब उनको 20 साल की सजा हुई सिर्फ उस वीडियो के आधार पे कि उन्होंने उसके साथ गैंगरेप कर रखा था, क्योंकि वीडियो के आधार पे। बहन जी, आज तक का कोई ऐसा मुकदमा है जिसने आपको भी अंदर से तोड़ दिया हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये भी मामले हो सकते हैं? क्या लोग इतने भी निर्दयी हो सकते हैं? ऐसा कभी आया आपके पास? भाई 2024 की बात है जी, सितंबर की। जी, एक लड़की जो है 2 ही दिन हुए थे उसने फैक्ट्री में जाती, 15 साल की थी। उसके माता पिता फैक्ट्री में जाते थे और वो लड़की भी, जैसे ये क्या करते हैं, मतलब फैक्ट्री वाले ना ठेकेदार रखते हैं अपने, भाई किसको जॉब पे लगाना है, क्योंकि बाहर के व्यक्ति होते हैं। तो वो भी बाहर का ही था, यूपी का ही, उसको ठेकेदार बना रखा था और वो जॉब लगाते हैं अपने लेबर तबके की जो भी वो। तो उसने कहा कि भाई तेरी लड़की स्कूल नहीं जाती तो इसको भी फैक्ट्री में ले आया करो, मतलब उनके उधर का ही था वो भी। वो लड़की एक दिन ही हुआ था उसको फैक्ट्री में, जब अगले दिन गई तो वो लड़की वापस नहीं आई फैक्ट्री से। सितंबर की बात है, 14 सितंबर की। और उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने देखा खुद, इसी से वो थाने में गए जी, हमारी लड़की नहीं आई, लंच में भी नहीं आई, शाम को भी नहीं आई। वो थाने में गई, उन्होंने जाके कहा कि हमारी लड़की गई थी जी, वापस नहीं आई। और हमने उस फैक्ट्री में कैमरे नहीं थे, सामने वाली फैक्ट्री में देखा, चप्पल लिकड़ी हुई थी लड़की की, वहीं अंदर जाती तो वो दिखाई दे रही है लड़की, वापस आती उसी फैक्ट्री से दिखाई नहीं दी, वापस आती दिखाई नहीं दी लड़की। तो उन्होंने बेचारे थाने के चक्कर काटे, किसी ने सुनाई नहीं करी उसकी। सब उसी टाइम पर हमारे यहाँ पानीपत में गैंगरेप हो रहा था एक डेरे पे 3 महिलाओं के साथ। ये चर्चित रहा 20 तारीख का था, 20 तारीख को सितंबर को वो मामला हुआ था। और मैं उस टाइम पर बाहर गई हुई थी, हमारा प्रोग्राम था मोरनील, तो मैं आई थी 22 को वापस। तो 22 को जैसे ही मैं आई, बैग रखे और मैं सीधी डेरे पे पहुंची थी। तो वहाँ पे मैंने उन महिलाओं की काउंसलिंग करी, जैसे पूरी हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी, STF, CIA, बहुत बड़ा मामला था वो। तो मैं काउंसलिंग कर रही थी उस मतलब महिलाओं की, जो मैं लगातार गई 3 दिन। फिर मैंने आयोग में, महिला आयोग की चेयरपर्सन भाटिया मैडम से बात करी, मैडम ऐसे ऐसे मामला है और ये बड़ा सुर्खियों में है। वो बोली मैं 27 को आऊँगी सुनते। तो 27 को मैडम जब आई थी तो हम वहाँ डेरे पर गए, और वहाँ से जब हम वापस आए तो उसी समय वो उसके माता पिता जो लड़की के, क्योंकि 15-16 को वो गुम हुई और वो चक्कर काटती रही, तो किसी मीडिया वाले ने बता दिया महिला आयोग की चेयरपर्सन आ रही है, अब उससे मिल लो। तो वहाँ पे रेस्ट हाउस में वो महिला और उसका जो चाचा, उसका पिता लड़की का, वहाँ पे आ गई। तो उस समय फिर वो मिले कि जी ऐसे ऐसे हमारी 15 साल की लड़की है और वो ऐसे फैक्ट्री में गई है, वापस नहीं आई, और हमारी कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि लड़की के साथ कोई अनहोनी होगी। तो मेरे को रेणु जी ने कहा कि सविता तू भी एक बार जाके देख के आना, तू भी इस केस में देखना धरातल पे जाके है क्या मामला, और मदद करना। उनको भी बोला कि ये भी सुनेगी, SP साहब को भी बोल दिया था वहीं शेखावत जी भी, कि भाई एक बार ही ना इनकी किसी की बच्ची चली गई, भाई वापिस नहीं आई। तो भाई उस क्या था कि हमारे पानीपत में है ना, ज्यादातर जैसे अब फिलहाल भी कम से कम भी 400 के करीब नाबालिग लड़कियां जा चुकी होंगी इस साल भी, मतलब घर छोड़कर किसी न किसी के साथ। तो ये लगा था कि भाई रोज की 4-5 लड़कियां घर छोड़ के जा रही हैं, कभी भागी हो। हाँ, वो जो व्यक्ति था ना जिसने उस लड़की को मारा था, उस व्यक्ति ने उसके परिवार को ये बोल दिया, तू ठेकेदार हाड़ है, तन्ने हमारी लड़की को नौकरी लगवा था, कित गई वो लड़की। उसने पहले दिन ही उसको ये कह दिया कि मैंने तो वह किसी की मोटरसाइकिल बजाती देखी थी। वही बात उसने थाने में कह दी कि हमने तो मोटरसाइकिल बजाती देखी थी वह लड़की। सबका दिमाग उस तरफ घूम गया कि लड़की तो किसी के साथ गई। फोन लड़की के पास कोई फोन नहीं, कैसे डिटेल निकाल लें। वह बार बार मैं कह रही कि इसको पता है हमारी लड़की की था, और पुलिस ने उसको, थाने ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया।
मैं भी फोन करती ऐसे चौथा है, वो मेरे तक कहता जाके देखा है बहन जी, हमने वो बुलाए हैं, हमने ये किया है। वो मेरे तक फोन करते, मैं उन तक फोन कर देती। 54 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। वो भी क्या था, उसके परिवार ने मेरे तक कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी कहीं सुनाई नहीं। फिर मैं एसपी साहब के पास, मैंने कहा जाओ आप, और मैं भी फ़ोन करती हूँ। उसका केस सीआईए में हुआ। सीआईए में केस जाने के बाद जैसे ही आज सीआईए में गया, और रात को ही वो जिसका नाम ले रहे थे वो बुला लिया, और जैसे ही उसके साथ पूछताछ करी, रात को ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने तो मार के पहले दिन ही उसके साथ रेप किया, रेप करके उस लड़की को मार दिया, और मार के वहाँ फैक्ट्री में ऊपर बोरे थे, वो जैसे गट्ठे से बंधे होते हैं, उसके नीचे छत पे दबा दिया। रात की बात है, क्योंकि वो टीम गठित करनी पड़ती है, ऐसे नहीं करते वो। तो जिस टाइम पे फिर वो वहाँ पे मौके पे गए, उससे उसकी डेड बॉडी सड़ी नहीं वो डेड बॉडी इतने दिन तक? मतलब वो तो सड़ सड़ कर सूख कर बिल्कुल कंकाल होगी। ऊपर कोई चढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो गोदाम था जिसमें वो मारी थी ना लड़की, वो गोदाम था, ईंटों से उसका जबड़ा फोड़ रखा था, उसका मतलब मुंह भी टेढ़ा हो रहा था। और शाम को जैसे मेरी सीआईए इंस्पेक्टर से बात हुई, मैं कहा भाई न्यू पता लगा है, वो बोले हाँ वो मौके पे ही थे उस टाइम पे। और जब उससे मेरी बात हुई थी, बोले भाई जी आप नहीं देख सकते उसको। मैं कहा मैं देखना चाहती हूँ। बोले ना आप देख ही नहीं पाओगे। वो बिल्कुल बच्ची कंकाल हो रही थी। उसका यहाँ पीजीआई में जब पोस्टमार्टम के लिए लेके आए, और छोटी दिवाली वाले दिन उसका दाह संस्कार किया था, लड़की का दिवाली थी, तो लेके गए। फिर वहाँ पे फिर मैं भी बुलाई, अग भाई, क्योंकि परिवार वाले कह रहे थे पहले गिरफ्तार करो भाई, जब हम दाह संस्कार करने देंगे। तो उसके परिवार ने मेरे तक कॉल कराया, पुलिस ने कराया कि भाई एक बार आप आ जाओ। तो मैं शमशान में गई, उसकी माँ को, परिवार को, भाई मैं कहीं ना कहीं हम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए। और वो परिवार, उसकी जो माँ थी ना भाई, उसका दर्द मतलब मन भी रहा है कि वह जिस जैसे मेरे मिलती मेरे पैरों में पड़ जाती, और कि पुलिस वाला के जाती वहाँ पैरों में पड़ जाती कि मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ा हादसा। और भाई वो जो सीन था ना, मतलब एक बच्ची का, आज भी वो परिवार मेरे से जुड़ रहा है कि वो जेल में उसकी मृत्यु होगी, आरोपी की जेल में उसका अटैक आकर वो मर गया, मतलब समय से पहले ही उस परिवार को न्याय मिल गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई उस परिवार का दर्द, अकेला ही था वो आरोपी? अकेला ही था वो। उसने ये सारा क्राइम किया था? सारा क्राइम उसने ये किया था कि जो वो फैक्ट्री वाला था ना, उसने उसको ठेके पर दे रखा था। वो फैक्ट्री में जाता नहीं था, वही उसका ठेकेदार था, ऊपर वही वो करता था। उसने अकेले नहीं किया, दो जन कर रखा था तो मिल पा भी जाते, क्योंकि करी अकेले ने रखा था। फिर उसके बाद भाई वो हाई कोर्ट तक उसकी जमानत कैंसिल कराई, हाई कोर्ट में भी उन्होंने जमानत लगाई, फिर वो कैंसिल कराई। फिर उसके बाद वो पीछे से एक्सपायर हो गया जेल में ही। उसके परिवार को मखाते को वो चाहते थे फांसी, मगर भगवान ने उठा लिया, तुम भी मौत ही चाहते थे, उसकी मौत ही होगी। एक दिवाली की रात में एक बच्ची थी, इतना ही मतलब जो मतलब सोच नहीं सकते, काली का भगत था, 4-5 साल की वो लड़की थी, और उसके साथ दुष्कर्म करके दिवाली की रात, एक दिन पहले ही लड़की आई थी, दिवाली ने उसके साथ दुष्कर्म कराया, उसकी काली की पूजा करने के लिए बच्ची का, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी बच्ची की, और मार के फिर पीछे फेंक दिया था दिवाली की रात में, मतलब जो उसके साथ हुआ। अब उसमें आजीवन कारावास हुआ है। और वो ऐसा परिवार पवन भाई, जिसको ये ही नहीं पता कि थाना किधर है भाई। वो जैसे अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली लड़की की सुबह, तो पूरी सब थे, मैं भी मौके पर गई, उसकी माँ। फिर उसकी जब उसने हॉस्पिटल में लेकर गए थे बच्ची ने, तो उसका परिवार मेरे साथ ही था, बच्ची का मेरी गाड़ी में ही थी। काली का भगत था? काली का भगत था वो उसने ये क्राइम कराया? हाँ, उसने वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए। वही राम। उस व्यक्ति ने पहले भी क्या था कि एक अपने यमुनानगर में अपने मकान मालिक के लड़के के साथ कुकर्म किया था, उसमें वो 5 या 6 साल की सजा काट का रहा था। उसके बाद यहाँ के उसने इस लड़की के साथ ये किया, वो क्योंकि परिवार पहले रहा था 2-3 महीने से, और वो अपनी दादी के साथ आई थी लड़की एक दिन पहले ही दिवाली से, बाहर पटाखे भटका रहे थे। वहीं उसका कमरा था, जैसे कोने पे ही उनका ऊपर था। लेबर क्वार्टर आपने पता बने होते हैं पानीपत में, तो एक एक उसमें 50-50 का है कमरे बने हुए हैं। तो वो ले जाके अंदर तेज तेज आवाज में वो बजाता था अपनी ये आरती वगैरह, तो किसी को पता ही नहीं लगा, रोई भी होगी तो लड़की, किसी को पता नहीं लगा, और मार के फिर उसकी बलि चढ़ा के उसके साथ रेप भी किया? रेप करके ही तुम्हारे वो लड़की को, और पीछे फिर वो पीछे ना वो गोबर सा पात रखा था उसमें डाला। तो सुबह एक लड़की ऊपर ब्रश कर रही थी, उसने नीचे झाँक के देखा ना ऐसे कर बच्चा पड़ा है, तो तब फिर पूरी पुलिस वगैरह मौके पे सब एसपी वगैरह सब गए। तो उसका परिवार ऐसा था जिसको यही नहीं पता कि थाना कहाँ है, जिसको यही नहीं पता कोर्ट कहाँ है। वो भी बाहर के थे? बाहर के,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने वहां, जब तक तो ये नहीं पता था इसने कराया ये क्राइम, तो पुलिस ने ना सारे वो जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे ना सबको उठा लेगी पुलिस। ले जा फिर छोड़ जा, ले जा फिर छोड़ जा। फिर पुलिस को लगा कि भाई अब मान लिया कोई आरोपी नहीं, और पुलिस तो लेकर ही जाएगी जांच के लिए, तभी कभी इनके साथ कुछ हादसा ना कर दे, ये बाहर के हैं। तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो छुपा दिया था पुलिस ने उस परिवार को, अब भाई कहीं मीडिया ना पहुंच जाए कुछ ना। तो मैं जाती थी उस के पास, परिवार के पास। तो मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, अब उसको आजीवन कारावास करवाया। और यहाँ तक भी है कि मुझे शर्म भी आएगी इस चैनल पे बताते हुए कि वो उसका पिता नशा करता था लड़की का, और लड़की की माँ किसी और के साथ भाग गई, उसी बच्चे की, उस बच्ची की माँ। वो अब भी किसी और के साथ रह रही है उसकी माँ। क्योंकि पहले उसके पिता का फोन आया मेरे पास, मैडम कब आएगा फैसला, वो ये पूछते थे सिर्फ फैसला कब आएगा, फैसला कब आएगा, क्या हुआ क्या हुआ। कई कई बार कहते थे हमें तो सुनने में आया वो छूट गया। अरे मैं कहता हूँ ना, क्यों समझाऊं, कोई छूटा नहीं। क्योंकि दादी फोन करती थी उसकी बिहार से, ऐसे हुआ। फिर उसने बताया कि मेरी पत्नी तो जी किसी और की गला भाग गई। फिर कई दिन पास उस पत्नी का फोन आ गया, जी मैंने उसको छोड़ दिया और नशा करके मुझे पीटता था, मैं किसी और के साथ रहने लगी। तीसरे के साथ नहीं, वो दूसरे के साथ ही। ये उस तक के कहूं भाई, जिसकी बेटी होगी तब मैं कहा भाई, मैं उसको मैंने ये भी नहीं कहा तू क्यों रह रही क्या रह रही, भाई मेरा कर्म है कि उस बच्ची को न्याय दिलाना, भाई तू किसके साथ रह रही जा। आपने तो बिल्कुल लीग से हटके, उस परिवार ने बेराय उसको पता नहीं मैं कर रही, प्रॉपरली लड़े। हाँ लड़े। जिस दिन उसका फैसला आया था, पहले दिन बताया था कि आज फैसला आना है, क्योंकि पहले दिन आ जाता है ना फैसला, अगले दिन आता है, पता लग गया था कि भाई हो गया। तो तब मैंने फोन करके उनको बताया था, उसकी माँ को अलग बताया, उनको अलग बताया कि भाई उसको आजीवन कारावास हो, जो कि हमने कोशिश थी कि फांसी हो उसको। तब उस परिवार को ये पता लगा था, मैंने फोन करके ही बताया था कि उसको आजीवन कारावास होगा। तो इतने जो छोटी छोटी बच्चियों के मामलों में तो मैं हर उसका डीएनए, उसकी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी, 3 बार एसपी को लेटर लिखा, मिली डीएनए रिपोर्ट नहीं आ रही जी, लड़की का टाइम लगा था उसमें, नहीं तो साल में आ जाता फैसला, साल 1.5 साल में, उसमें 3.5 साल लगे उस केस में। अब जी जैसे कई बार क्या मुकदमे आते हैं कि भाई 2 नाबालिग भाग गए, या लड़की नाबालिग है या लड़का नाबालिग है, वो लोग आपके पास आ जाते हैं मदद के लिए, बहन जी मदद करो, हमारी तो बेटी नाबालिग है, फलाना लेके भाग गया। जब वो मिलते हैं तो वो जब आप काउंसलिंग करते हो क्या निकल के आता है? भाई देखो, लड़कियां के मामले में तो ये हो गया कि लड़का अगर बालिग है, लड़की ने लेके चला गया, मतलब ये मान लो अगर 300 लड़कियां गई ना, तो 300 में हमारे ख्याल में 3 या 4 मामले दर्ज हुए होंगे। परिवार ने सेटलमेंट कर लिया? नहीं, वो क्या करते हैं कि लड़कियां आके ये बोल देती हैं कि हम मेडिकल नहीं कराते। ओके। या लड़कियां आके ये कह देती है मैं तो अपने दोस्त के, मैं तो किसी और के साथ जा रही थी और मैं तो थी ही नहीं लड़के के साथ। अगर कोई लड़के के साथ ही मिल जाती है ना भाई, लड़का लड़की दोनों पकड़े गए, तो मुकदमा दर्ज होता है। फिर उनकी काउंसलिंग होती है सीडब्ल्यूसी में। और मेडिकल पहले होता था कि 15 साल से ऊपर माता पिता के कहने से सब कुछ होता था। आजकल 13 साल, 12-13 साल से ऊपर, 13 साल से ऊपर का अगर लड़की कहेगी तो मेडिकल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। वो क्या होता है, नाबालिग का मामला होता है, जो सरकार की तरफ से सीडब्ल्यूसी के मेंबर बैठे हैं वो करवाते, वहीं काउंसलिंग होती है, वहीं सब कुछ होता। हमारा तो प्रॉपर होता है ढूंढवाना, ओके भैया मैं हमारे पास फोन करते हमारी छोरी चली गई जी, तो हम तो पुलिस तो ये कभी ढूंढ के लाओ इनकी लड़की, मेडिकल कराओ इसका प्रॉपर। लेकिन उसके आगे की जो काम होता है वो सीडब्ल्यूसी का होता है, वो उसको किस आधार पर कैसे निर्देश देते हैं वो उसी आधार पर काम करते हैं। अगर लड़की कोई मना कर देगी मैंने मेडिकल नहीं करवाना, तो अगर मेडिकल नहीं हुआ तो प्रूफ कैसे करोगे? जिसका लड़की ना, हमने तो राजीव मन ने तो बहुत लड़कियों को मनाया है भाई आपका वो करो, आप मेडिकल करा लो प्रॉपर। जो लड़कियां नहीं मानी तो पुलिस जबरदस्ती मेडिकल नहीं करा सकती, हम जबरदस्ती मेडिकल नहीं करा सकते, सीडब्ल्यूसी मेडिकल नहीं करा सकती, उसमें कोई नहीं करा सकता जबरदस्ती। तो उसमें क्या होता है कि वो माँ वो कह देती है मैं तो थी नहीं किसी लड़के के साथ, मेरे साथ तो गलत हुआ ही नहीं, तो वो बच जाते हैं। लेकिन जो लड़की आके ये बोल देती है अभी मेरे को ये लेके गया था, अरे हाँ मैं इसके साथ थी, तो उसमें फिर क्या होता है, नाबालिग है तो उसके साथ रेप हो। मैंने अभियान चला रखे जैसे जागरूकता अभियान, उसमें मैं लड़कों को बोलती हूँ भाई नाबालिग लड़कियों से तुम सोशल मीडिया के माध्यम से मिलकर फिर उनको उनके लेकर भाग जाते हो और फिर तुम जेल में सड़ते हो, क्योंकि उसमें तो 20 साल तक हम सजा ही नहीं है। अगर आप किसी लड़की को साथ लेके चले गए, 1 दिन में उल्टे लिया है, 2 दिन में लिया है, अगर प्रूफ हो गया भैया आपने इसके साथ गलत किया है तो 20 साल की सजा है, सीधी सी है। हाँ, अगर रेप करके छोटी 12 साल से नीचे अगर लड़की के साथ कुछ होता है घटना तो आजीवन कारावास या 40 साल की सजा। मैं बता रहा 2 में 40 साल की हुई, और वो तो आजीवन ही लगा लो, 40 साल में तो आदमी मरे ले है।
बिल्कुल। या उम्र कैद होती है। तो इनको समझ में नहीं आता। कई बार क्या होता है कि बालिगों के साथ भी चली जाती हैं, लड़के बालिग हो लड़कियां नाबालिग हों, उन्हें लेके चली जा। लेकिन उसके परिवार जो बेचारे परेशान होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सुनाई नहीं कर रही, पुलिस वाले ढूंढते नहीं है। अब एक लड़की है, एक महीने तक ट्रेन में घूमे गई, उसकी लोकेशन देखा, ज्यादा ट्रेन की आ रही, कल उड़ा रही है, एक एक दो दो महीने में। कई ऐसी भी लड़कियां ढूंढ के लाए जो आई तो गर्भवती मिली, कुछ ऐसी आई जिनका बच्चे जगह गर्भवती पागी लड़की, वो तो 101 प्रूफ ही हो गया। तो उसकी क्या फिर शादी वगैरह? उसका नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे लड़की गर्भवती मिल गई, उसका तो अपने आप ही प्रूफ हो गया कि भाई इसके साथ गलत हुआ है। तो वो फिर डीएनए मैच होता है, जिस लड़के के साथ होती है या जिसका नाम वो लेती है तो वो डीएनए मैच करवाते हैं फिर बच्चे का। तो ये है कि बहुत सारी तो गर्भवती मिलती हैं, चली जाती हैं तो गर्भवती मिलती हैं, तो उसमें फिर लड़के के ऊपर कार्रवाई वही बताने लगी 20 साल की सजा। 20 साल से तो कम है ही नहीं भाई सजा। आपके पास तो दहेज के केस भी मुकदमे आते होंगे, जैसे भाई मारी छोरी के मारे हैं, पीटे हैं, या मार दी, दहेज मांगा था, ऐसे मुकदमे भी आते होंगे। आप एक गांव में आप भी अड़ रहे हो, रोहतक मेरे गांव में गए आज में तो मिले हुए बिल्कुल। आस्ती को दहेज मांगे और कुछ 1% 5% तो मान लो, चलो आप भी मान लोगे। हाँ। तो सारे मुकदमे झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। पहले क्या करते थे, पहले दहेज के मामले में ठाले जाया करते ना, सासू न ससुरे न देवर जेठ न सब न ठाले जाया करते, नणदा तक भी ब्याह ठैया ने भी ठाले जाया करते। अब ये जब ज्यादा झूठे मामले कोर्टा में जाने लग गए, सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हो गया, इन्होंने रोक लगा रखी है कि आप डायरेक्ट किसी को उठा नहीं सकते। अब आप एक बात बताओ, लड़की अब क्या हो रहा है, इनको पता लग गया कि डायरेक्ट नहीं उठा सकते किसी को भी। अब वो क्या करती हैं, देवर के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज, ससुरा से 80 साल का बूढ़ा हो उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप, जेठ जब बेचारा कदे मिल रहे ना हो, एक नुकरा जी मैं शादी में आया था उसके बाद तो मैं मिला ही नहीं, आया ही नहीं मैं कभी। झूठे मुकदमे। मैं ये कह रही हूँ कि सारा कौन बहाना, अगर ब्याही हुई 3 ननद है, एक मामला था झज्जर का, लड़की 3 बाण तीनों ब्याह रखी, छोरे लव मैरिज कर रखी, और उसके बाद भी जींद में उसका मुकदमा दर्ज हो गया। एक बात बताओ, लव मैरिज लड़का कर रहा, क्योंकि बाणन के बेरा ब्याही गाली उसकी बाण है, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज। अच्छा ईब मामले देवर का भी छेड़खानी का, ससुरे का भी छेड़खानी का, किसी का रेप का, आड़े तई भी मतलब गिर गए कि क्या कहेंगे कि मेरे पति ने मेरी वीडियो बना ली और वायरल करने की धमकी दे दी। क्या कोई भी पति अपनी पत्नी की वीडियो बनाएगा? क्या कोई भी पति अपनी पत्नी की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देगा? अरे इतना तो दिमाग उन पुलिस वाला में भी होना चाहिए ना, जो जांच कर रहे हैं फिर उस पर प्रेशर बनाते हैं उस परिवार पे। कैसे प्रेशर बनता है, थारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी छेड़खानी का, रेप का, उनको कितना प्रेशर कराया जाता है उस परिवार को, शर्म भी आवे। ससुर के ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज आप एक बात बताओ, ये आपने एक मामला देखा होगा, कोई सोनीपत का, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, पानीपत का था, सोनीपत में रिश्ता हुआ, सगाई हुई, बोला कपड़े दीवान चले गए, भाई गिला था, और उसके बाद बोला शादी के कपड़े दीवान गए, बोला लड़का लड़की ने होटल में ले गया, उड़ जाकर रेप कराया। एक बात बता भाई, तू उसकी गिला होटल में गई क्यों? झूठा गई ना गई हो तो चलो जांच करी होगी पुलिस ने, पर एक बात बताओ, 2 दिन पाछे ब्याह ना होना था। सही बात है, सबर तो रखो। मत कहने का मतलब यू, अरे भाई तो रहते क्यों कर ले जाएगा, वो लिखवा रही है कि भाई तो रहते ले गया, भाई तो रहते क्यों कर ले जाएगा। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आती पवन भाई, देवर ने रेप कर दिया, ससुरे ने छेड़खानी कर दी, जेठ ने ये कर दिया, ननदा ने ये कर दिया, ननदोया ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, मुकदमे दर्ज हो गए। उसके बाद पुलिस क्या कह देगी, उन्हें भाई थारा निमटता हो ना, निमटा लो भाई, एक कोर्ट में तक केस जाओगा ना थारा, दोनों जने मिलकर कोर्ट में केस डाल लो तलाक का, यही बोलती है पुलिस, तो थारा निमटता हो तो निमटा लो। फिर वो क्या करेंगे, कोई 50 लाख मांगेगा, कोई करोड़ मांगेगा, कोई 20 मांगेगा, कोई 30 मांगेगा। मेरे तो एक बात बता, जब वो 20-30 में उनकी सेटलमेंट हो जाए, फिर वो रेप गया, फिर वो छेड़खानी गई, फिर वो दहेज भी खत्म, सब ओके। तू एक बात, फिर कुछ नहीं हो रहा। मतलब जब तक कुछ हो रहा है तो सारी चीजें हैं, और जब सेटलमेंट होगी, पंचायत में फैसला हो गया या भाई कोर्ट में जाकर फैसला हो गया, तो फिर कुछ नहीं। तो ये मामला सेटलमेंट के लिए ही करते हैं भाई, पैसा आ जाएगा। आप मेरे को एक बात हो ना, मैं जब तक उनको ये पता है कि 4 ठाड़ू मैं बाहर की बार जमानत तो छोड़ेगी, थाने तय हो जाएगी, कच्ची जमानत पक्की उड़े तो हो जाएगी, गिरफ्तार पुलिस करे कोन्या, पूरे कुनबे ने तक अरास्त करे है ना, पूरे कुनबे का नाम लिखवा दो, फिर वो पुलिस वाले उन्हें बुलाओगे, प्रेशर बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं, जेन्युइन हो जाता है जहाँ पे होते हैं, जैसे आपने 5% बता दी 5% ही है भाई। जो मेरी बात सुनो, 5% में क्या है, जो मान लो नशेड़ी, कई लड़कियां ऐसे भी परेशान है, नशेड़ी व्यक्ति है, वो परेशान कर दी लड़की, उसके साथ मारपीट भी कर दी, बहुत सी सिर फुटी हुई भी आवे हैं यार, टूटी हुई भी आवे हैं, आमने नहीं करते, पीटते हैं लड़कियों को। कुछ घर आज भी ऐसे हैं जो आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जो थाने तक भी नहीं जाती,
आज भी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ अत्याचार होते रहो, थाने तक नहीं जाती महिलाएं। वो ये कहती हम थाने में चलेगी तो हमारा घर बिगड़ जाएगा जी, अगर हम थाने में चले गए तो। आज भी हैं वह कुछ परसेंट, आज ऐसे भी शोषण होते हैं। बिल्कुल आज भी होते हैं भाई, आज भी पिटती है महिलाएं। लेकिन वो है वही बताइए मैंने 5% ही, क्योंकि जागरूक हो गए। पहले हमने कदे सुना था गांव की छोरी बाज की, पहले बहुत कम रेयर केस हुआ करते। आज तो कॉलेज में पढ़ने जाएंगे इनको गेवा तो उल्टी नहीं आई मारी जी, पेपर देने गई थी आई नहीं जी। आइए नहीं। एक गवाने की लड़की भाग के चली गई, पेपर देने गई थी उड़ा चली गई, और मैं उड़ा मिनी सेक्रेट में बैठी और वो भाज रहे नून तो पुलिस आ रही है, क्या रास्ता चढ़ गया, क्या हो गया, एसपी मिलने जा रहे हैं। नो बोले जी पेपर देने गई थी और गेला गेला कागज बनवाना गई, उनकी पुलिस पीछे पीछे उनके परिवार वाले उन्हें पकड़ लिया, बोला कागज बनवाने दे, पकड़े हमने तो। मतलब रे 2 महीने 7 दिन हुए उसने छोड़कर दूसरे के लिए भाज रही। अरे तुम परिवार वाले अपनी बेटियां ना पूछ लो ना कि तो चक्कर होता भैया, हम तो उससे दे देंगे, या अपनी बेटा तो पूछ लो भाई थारा की तो चक्कर होता भाई। अगर मान लो लड़का लड़की किसी के साथ प्यार कर रहे, दोस्ती में कुछ भी है भाई, बाद में 3 घर बर्बाद होना था, अच्छा था एक का हो ले। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही हो जाएगा 3 घर। मतलब भाई मेरा तो सोशल मीडिया पे लोग सोचा ना कि सोशल मीडिया पे ये कम 5% दिखता होगा या 2% मान के चलो। कितने मामले ऐसे हैं जिसका किसी ने पता ही नहीं, क्योंकि हम बच्चियों के मामले होते हैं, बच्चियों के मामले को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो एक्ट भी ऐसे हैं नहीं कर सकते हम सार्वजनिक, उनका हम चेहरा दिखा सकते ना, हम उसकी पहचान बता सकते ना, हम उसका कुछ नहीं बता सकते, हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। 5% जो मीडिया में आ गई उसके सामने हमने भी बाइट दे दी, लेकिन जरूरी थोड़ा सारे मीडिया में आते नहीं, बहुत अब सारे 70 मामले दर्ज हो गए पानीपत में पोक्सो के, 70 थोड़ा मीडिया में आए हैं, बिल्कुल और 70 के 70 मामले मेरे पास हैं। मतलब मेरे को कॉल कर रखा है उन परिवारों ने, अभी हमारी बच्ची के साथ ये हो गया, उसमें तो 20-30 झूठे भी पाए हैं जो कैंसिल भी हुए हैं, उनकी भी हमने तय तक लिया। एक लड़की 13 साल की, बोला एक लड़के ने पूरी रात मेरे को ऊपर रखा, मेरे साथ रेप कराया और मेरे को ये कराया, और उसका जिसके घर में रह रही थी वो दुकान वाला था, उसका नाम ले दिया, अगर मेरे साथ रेप कराया, चक्करी कटवारी, अखबार मारी, ऊपर जाकर देखा मैं लकड़ी की सीढ़ी भाई पवन गामा में जो सीढ़ियाँ होती है लकड़ी की, वह सीढ़ी लग रही, बोली रात ने बांस वाली, बोले मैं यहाँ नलके पे पानी पीऊँ थी और वो लड़का ऊपर से खींच लेगा मैंने एक बार सीढ़ी पर कह भाई, मैं गई मौके पे और वो पुलिस भी जा रही थी, मैं चढ़ मेरे पे चढ़ाना गया सीढ़ी पर कह भाई, कौन खींच ले जाएगा, मेरे पे खुद एक ली नहीं चढ़ा गया, अपनी मर्जी तो चढ़ी होगी, पर लेकर ने बोली वहां जाकर मेरा रेप करा, वहां कमरा ही नहीं, वहां खाली जिन्ना था। नून का उतरी, बोला 13 फुट नीचे ऊंची छत तक कैसे उतर जाएगी, उतरा ही नहीं जा सकता। फिर हम दूसरे घर में जाकर उड़े चढ़े जाकर देखी, मैं बोली पुलिस वाला तो मैं ये तारा कमरा है, कौन जीता कमरा बताओ है, तो जिन्ना है, पूरा जिन्ना था वो सोच रहे कमरा है, हाँ कैंसिल हुआ वो। फिर जिस लड़के का वह नाम ले रही थी कि यो लड़का मेरे साथ, इसने ना लल्ला के लड़के ने रेप किया, लल्ला के लड़के ने, लल्ला के 12,000 रुपये देने दुकान के कि लल्ला के लड़के ने रेप किया, सारा रोला रुपया का, लल्ला के छोटे लड़के ने कराया, बड़ा तो था दुकान पर, छोटे लड़के ने रेप किया, छोटा लड़का नेपाल बैठा, उस लड़की तो 40 बालक दिखाए पुलिस ने, अब पहचान कर कौन सा है वो लल्ला का लड़का, भी उनके बीच में ही दिखा दिया, उसको पता ही ना कौन सा है, वो कैंसिल हुआ ही भी। तो मतलब अरे भाई एक महिला, एक बात बता, 5 साल की लड़की और पति पत्नी, पहले वह एक शादी हो रही, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी कर ली, तीसरी करके गाँव में कर ली, एक में गाँव में कर ली, तो उस लड़की वह बच्ची उसके पास थी, कोर्ट तो वह बच्ची ले आई अपने पास। एक लड़की वह गुड़गांव छोड़ कर रही थी, वहां भी उसके पिता पे ऐसे ही रेप का मुकदमा दर्ज करवा कर आई थी उस लड़की का ऐसे। वह लड़की भाई बोली ना, वह जैसे आज तो उसने कस्टडी मिली माँ ने, और मेरे ख्याल में 20-22 दो कस्टडी मिली, और 1 तारीख ने थाने में जाकर कह दिया कि मेरी बेटी के साथ तो मेरी ननद के लड़के ने गलत किया, और एक और गांव में एक और लड़के का नाम ले दिया, छोटी सी बच्ची हुआ, उसने क्या बेरा वो भाई ऐसा कट करता रहा मीडिया में सारे का ये। जब हमने उसकी धरातल पे जब वो चीजें सारे सबूत मंगवाए, सब कुछ देखा, अरे भाई वो छोरी गेला तो कुछ होया ही कोन्या कराया ही ना, और वह लड़की सी पापा ने दादी ने देख के भाज ली उनका न्या उड़ा जाते, वो लड़की मम्मी ने सिखा रखी थी। एक बात बताओ, छोटी सी बच्ची है उसके साथ, मतलब ये चीजें सारी नोट करी भाई, काल तक कस्टडी मिली, या कर 1 साल तक यू ननद का लड़का रेप कर रहा था, वो भी नाबालिग बच्चा, वो काफी वायरल हो रहा था मामला। हाँ एक बात बता भाई, एक बच्ची 1 साल से ये तेरे दौरान देखिए ऊपर बेरा लगे, क्या वो दादा दादी जिसके पास वो बच्ची थी वो अपने बच्चे के साथ गलत करेंगे, वो बच्चा वहां था ही नहीं। मतलब इतना गंदा काम है कि पहले सोचा करते रेप के झूठे, अब तो पोक्सो जी से मामले भी झूठे। अपनी बच्चियां ने एक मामला आया, वो बेचारा बुजुर्ग, उसका दामाद मर रहा, बेटी के नाम घर था, वो कितना एक्सीडेंट में मर गया था, कुछ पैसे मिल रहे होंगे, बेटी का घर बनवा दिया,
सोनीपत का था वो बुढ़ा, वो गया रिपेयर करवाने, क्योंकि किराए के रुपये दे रखा था ऊपर का। उसने बुढ़े के खिलाफ ही बोला मेरी बेटी छेड़ दी इसने, पूरा वो कर दिया, हाँ मचा दी। तो वो बुढ़ा, मैं बोली मैं खास एसपी साहब तक ही, मका सर एक बात बताओ, या भी महिला या विडो बेचारी है, इसका घर पर कब्जा करने खातर या इस पर आरोप लगा रही है। हालांकि मैंने मिलने भी ना हुआ आज तक, सिर्फ वो आके धरातल की मैंने फोन पर सारी डिटेल कढ़वाई, मामला मैंने तो हाँ वो कैंसिल करा पुलिस ने। रोज होते मैं तो कहूँ ना, कई तई से जो आंदे ना मीडिया में ही नहीं आते केस। अभी एक बात बता, मैं लोकल कमेटी में और ये जो मतलब कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ शोषण होता है किसी भी सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी, मैं उनकी बहुत सी आईसी कमेटियों में हूँ, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बहुत में हूँ मैं, तो वहाँ केस हो जाते हैं, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो गोपनीय होते। किसी का भी केस है, हम किसी महिला का, लड़की का केस या किसी लड़के का नाम कहीं उजागर नहीं कर सकते। हम उनकी जब वो करते भी हैं, काउंसलिंग होती है या हम उसको सुनाई करते हैं जब उस केस की, तो अगर मान लिया किसी हॉस्पिटल का केस है या किसी कॉलेज का केस है, किसी स्कूल का केस है, उस स्कूल में किसी सिंगल बंदे को भी ये पता नहीं लग सकता कि हम कहाँ मीटिंग कर रहे हैं। वो कमरा भी ऐसी गुप्त जगह मीटिंग होती है कि किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए लड़का कौन है लड़की कौन है। उसको हम सार्वजनिक, जैसे लोकल कमेटी में है, लोकल कमेटी में भी अगर हमारे पास कोई केस आ गया जिसमें 10 से नीचे, जैसे मान लो कोई कामकाजी महिला है, घर में किसी के साथ हो गया या कोई आईसी कमेटी में दे दिया, उससे वो संतुष्ट नहीं हो या हमारे पास लोकल कमेटी में आ गया, तो वो केस अगर हम उस जगह पे जाके करते हैं कि किसी को ये नहीं पता लग सकता कि केस किसका है और क्या है, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो कर ही नहीं सकते, गोपनीय होता है। गोपनीयता रखनी भी पड़ती वो है, तो होता ही गोपनीयता है, उसको हम उजागर नहीं कर सकते। हम नाम गाम, अगर मेरी सुगी बहन है या तेरा सगा भाई है ना और मैं हूं, तो भी किसी को नहीं पता लग सकता, खुद उसके भाई को भी नहीं पता लग सकता, उसकी बहन को भी नहीं पता लग सकता। कहने का मतलब किसी को किसी के बारे में वो गुप्ती होती है वो चीजें, तो वो कहाँ हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो कोई ना कोई तो आता ही होगा कहीं ना कहीं से, आपको भी पता है, स्कूलों का भी आ जाए, कॉलेजों का भी आ जाए और कहीं का भी आ जाए, वो सब गोपनीय होते हैं, उसको नहीं बता सकते कहीं भी। वो जैसे मेंबर, एक अध्यक्ष होता है, उसमें 5 मेंबर होते हैं, तो वो उन तक ही सीमित रहता है, उसको बाहर उजागर नहीं कर सकते। आप हो, आप भी किसी को, आप जैसी किसी दूसरी महिला की फैन हो के यार वो भी गजब का काम कर रही है और मैं उससे इंस्पायर हूँ या पहले इंस्पायर थे, ऐसी कोई लेडी है? श्वेता आर्या भी किसी दूसरी महिला को पसंद करती है? जो मैं पसंद सभी महिला को करती हूँ, नहीं कोई ऐसा काम करने वाले जो काम आप करने मेरी बात सुनो, जो महिला अच्छा काम करती है, सभी महिला अच्छा काम कर रही हैं, कोई किसी की फैन नहीं होती और कोई किसी ने, हाँ चाहे कोई छोटी महिला है, चाहे कोई बड़ी महिला है, चाहे कोई पुरुष है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो समाज में बेटियों का है, चाहे वैसे सामाजिक है, चाहे कोई धार्मिक है, चाहे कोई भी किसी की हेल्प कर रहा है, मैं हर व्यक्ति की इज्जत करती हूँ। मैंने कभी आज तक किसी से अपनी तुलना नहीं करी, ना किसी मतलब मैंने किसी से जेलसी करी कि वो क्यों कर रहा है मैं क्यों नहीं करती। मैंने हमेशा सीखा है हर व्यक्ति से, जिसने भी अच्छा काम किया मैंने हर व्यक्ति से सीखा है कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। अधिकारियों के साथ भी टकराव कई बार बढ़ जाता होगा पुलिस प्रशासन के साथ भी सबसे ज्यादा ही बढ़ता है या वकीलों के साथ भी? नहीं, वकीलों के साथ मेरा वास्ता ही नहीं होता, तो वकीलों से मेरा कोई वास्ता नहीं। पुलिस के साथ हो जाता है? पुलिस से तो देखो मैंने ये देखा है कि इनके गला बहस करने का कोई फायदा नहीं। आईओ से मैं फोन करती हूँ, कोई केस होता है आईओ से पूछती हूँ मामला क्या है, वो ठीक ढंग का बता देते ठीक है, नहीं तो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर एसएचओ से पूछती हूँ मामला क्या है भाई, ये पूरा बता दो सच सच। देखो मैंने तो दरअसल तो लेना ये काट गए, तुम बता दोगे तो ठीक है, मैं बता दो तो ठीक है, मैं ना पूछूं फिर डीएसपी तो पूछूं, डीएसपी भी भाई उड़े तो भी संतुष्ट ना हो, फिर एसपी साहब तो पूछूं, एसपी साहब तो भी संतुष्ट ना हो जाए, डीजीपी तो है भाई, वहां जाएंगे भाई। कितने % ऊपर तक जाना पड़ जाता है? शुरू में तो बहुत जाना पड़ता था, अच्छा, लेकिन मतलब 18 तक तो गई खूब, अब 10% 5%। मतलब ऐसा आया जिसके काम से बहुत खुश हो यार, वो गजब का था? देखो अधिकारी सारे अच्छे थे और सबसे संतुष्ट हुई, लेकिन एक काम मैं आपको जरूर बताऊंगी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। एक मामला था
एक हार्ट्रॉन का आपने सुना होगा कि उसने अपने पति को मरवा दिया था, एक महिला, हाँ 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 सुना होगा हाँ ना। हाँ हाँ। और वो महिला, वो क्या था कि उस व्यक्ति ने, जो मारने वाला था, वह जिम में जाती थी वो महिला, हाँ, और कभी जिम ट्रेनर से जिम उसका ट्रेनर से अफेयर था, अफेयर था। उसका अफेयर था। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद उसने जो है एक लड़के को हायर करा, हायर पंजाब करके, से किसी लड़के को हाँ हायर करके उसको हायर बुलाया। करा। हाँ। हायर करने के बाद उसको, उसके ऊपर ट्रक चढ़वाया। उसके बाद एक्सीडेंट दिखाने का एक्सीडेंट प्रयास किया, हाँ फिर वो नहीं मरा। हाँ। फिर वो उसके घर में जाके घर के अंदर उसको घुस के उसको मार गोली के आ मारी गया। थी, आपको याद होगा। हाँ, वो मामले में वो एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। उनको ये चीजें दिखाई गई थी कि भाई इसको अकेला क्यों, है ये। यो क्यों मारा है, कि भाई एक्सीडेंट की गवाही ना दे, हाँ। और इस वजह से इसके घर में जाके गोली मारी है। और पुलिस ने वो मामला क्लोज कर दिया था 2 साल से। ओके। उस व्यक्ति का जो भाई था बड़ा, वो रहता था बाहर विदेश में। उसने एसपी साहब को मैसेज किया, एसपी अजीत शेखावत जी थे, उनको मैसेज किया कि सर मेरे भाई के साथ ऐसे ऐसे हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिवार का कोई व्यक्ति है, उन्हें खुलकर नहीं बताया, परिवार का कोई व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को मरवाया। जो मर्डर है, जो दिख रहा है वो वैसे नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ। इसमें मामला कुछ और है जी। सिर्फ एक मैसेज। उस अधिकारी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, सलूट भी करती हूँ मैं उनको, शेखावत साहब को। अब बिल्कुल उन्होंने क्या था, उन्होंने उस फाइल मंगवाई, फाइल मंगवा के दोबारा उस फाइल की जांच करी, और वो महिला, उसकी पत्नी उसमें आरोपी मिली कि उस महिला ने उसके साथ मिलके, जिम ट्रेनर के साथ मिलके उसको हायर कर रखा था। जब उसको ना ये चीजें निकलवाई कि कितने खातों में, इसके अकाउंट में पैसे, उसकी मदद कौन कर रहा है, जो जेल में है उसकी मदद कौन कर रहा है, और उस महिला को गिरफ्तार करवा। 2 साल के बाद वो चीज खोली, दोबारा कोई जांच ना करता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। वैसे तो देखो मेरा सब अधिकारियों से, मेरा, मिले आप शेखावत सर से मिले? अरे मारे तो रहे जा रहे पानीपत, मारे तो रहते बाद में इस हाँ, बाद में जो कोई केस होता है ना, मान ले जो ग्राम वाले का कोई केस आ गया तो मैं बात करती हूँ। जैसे मान ले उनके टाइम के कोई केस आते हैं, जैसे मान लिया जो हमारे पानीपत में एसपी रह के चला गया, उनके टाइम कोई बच्चियों का मामला हुआ है, कोई भी रह के गया, मैंने उनको, जैसे मान लो सुमित के टाइम पे 2019 में, या मनीषा चौधरी जी के टाइम पे 18 में, संगीता कालिया जी के टाइम के, या भाई अपने वो क्या थे सावंत जिया के टाइम पे, जिस भी अधिकारी के टाइम पे जो मामला हुआ बच्चियों का, और उन्होंने उसमें मेरी हेल्प करी, और उनके जब फैसले आए तो सबसे पहले मैंने उनको ही भेजा कि ये इसमें ये फैसला आया। पकड़ू लोग भी मिलते हैं? हाँ? नहीं ऐसा अधिकारी जैसे भाई मैं तो एसपी हूँ, मैं तो नहीं, उसे एक लड़की के मामले में ना एक डीएसपी ने किया था कि मैंने कहा कि कोई एक्ट लगना था उसको, तो उसने कहा मैं तो नहीं लगा सकता, तो बच्ची का ही मामला था। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं, एसपी साहब से मिली, तुरंत कर दिया काम। तो मतलब सब नहीं, मेरे मतलब सब नवेरा है। अब भाई सच्चा केस लेगा होगी, झूठा ना लेगा। जब अधिकारी के पास पहुंचगी तो सच्चे के केस के लिए पहुंची, झूठे के लिए नहीं पहुंची कभी भी आज तक। ये रिकॉर्ड ही हुआ आज तक का। मैंने कह दिया मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल पे 12 साल में एक केस ऐसा साबित कर दो जो झूठा था, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। जैसे आप केस अपने हाथ में ले लेते हो, कति पुलिस वाले की तरह हाथ में लेना पड़ता है, अंदर तक घुसना पड़ता है, तहकीकात करनी पड़ती है? नहीं, उसमें क्या है मैं बताती हूँ। कई मामले ऐसे हैं कि हम उसको उजागर नहीं करते, अगर उजागर कर देता अगलों को पता लग जाए, अगले सावधान हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया किसी ने फोन कर दिया जी ये मामला हमारा है, मान लिया किसी महिला ने फोन कर दिया या किसी पुरुष ने फोन कर दिया जी मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैंने आज तक का रिकॉर्ड मैंने दूसरे पक्ष से बात ही नहीं करी, मैं उसकी धरातल तक गई। अगर मेरे को गलत लगा तो मैंने उसको कह दिया मेरे तो दोबारा फोन ना करिए, तू गलत है, और फिर उस अधिकारियों के सामने रख दिया जी ये मामला नहीं हुआ है। बाद में जब रिजल्ट होगा, जब आपकी पुलिस बता देगी कितना झूठा था कितना सच्चा था, ये बाद में देख लेगी पुलिस जी, तो वो बता देते। लेकिन ये लोगों की टीम है आपकी? मेरा एनजीओ जिसमें 15 व्यक्ति। नाम क्या है आपके एनजीओ का? नारी तो नारायणी उत्थान समिति। नारी तो नारायणी उत्थान समिति जी, महिला नारी तो नारायणी है भाई जी उनके उत्थान के लिए हम काम करते हैं जी जी। तो 15-16 लोग तो इसमें होंगे या ज्यादा हैं? नहीं, मैंने जो रजिस्टर हो 15 ही हैं, और तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत कहते हैं कि भाई हमारे साथ हमारे को जोड़ लो, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति किस तरीके का मिल जाए, वो हमारे नाम को मिसयूज कर ले। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि बाद में उससे हमारी अनबन हो। इतना ही ठीक है जितना हम कर सकते हैं, इससे आगे हमने नहीं
ये नहीं है कि भाई हम जोड़ते जाएं कि मैं 1000 लोगों की टीम है। जैसे हमारा एक और संगठन है युवा का, NSO के नाम से, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें युवा हैं 4, मतलब पूरे हरियाणा के 3500, और बाकी बाहर के मतलब पूरे 7 उसमें स्टेट में हमारा, और 5000 बच्चे हैं उस संगठन की। मैं लगा ले सबसे बड़ी मैं ही हूँ, नहीं सारे हमारे बच्चे ही हैं। तो वो युवा के साथ वो हमारा अलग संगठन है जिसमें हम जोड़ते हैं। लेकिन ये नारी तुनरानी उत्थान समिति है सिर्फ 15 तो आप व्यक्ति। पुरुष आयोग के उसमें हो कि वह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? अगर भाई महिला आयोग सही ढंग से काम करे तो पुरुष आयोग की जरूरत ही नहीं है। और महिला आयोग में अगर कोई भी पुरुषों का भी केस जाता है तो महिला आयोग ये नहीं देखता कि ये पुरुष है या ये महिला है। न्याय मिलता पुरुषों को भी और महिलाओं को भी मिलता है, न्याय मिलता है। लेकिन आज के दिन जिस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी चाहती हूँ पुरुष आयोग बने। ओके, बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मामले ऐसे हैं जो पुरुष, कई बार मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे महिलाओं की वीडियो जिसमें महिलाएं कहती हैं कि भाई महिला तो पूरी जिंदगी पिटती आई, महिला तो पूरी जिंदगी, आज पुरुषों के साथ ये हो गया तो क्यों ये चीजें। जो महिलाओं के साथ हुआ क्या वो पुरुषों के साथ होना चाहिए? नहीं। जो जाति महिलाओं ने झेली क्या पुरुष झेले? तो जिस चीज से हम निकले हैं और वही चीज, इसका मतलब तो ये क्या होगा, बदले की भावना। बदले की भावना में हमें नहीं चाहिए भाई। हम तो ये चाहते हैं कि कोई पुरुष कोई महिला कोई परेशान ना हो, कोई बच्चा कोई बूढ़ा कोई परेशान ना हो। हमारे पास हर तरह के केस आते हैं, हम ये कहते हैं हर व्यक्ति को न्याय मिले। मैंने हमेशा समानता की बात करी, महिला हो चाहे पुरुष हो सबको समान अधिकार मिले। इज्जत महिला की भी होनी चाहिए, इज्जत पुरुष की भी नहीं होना चाहिए। वो पुरुष भी किसी काम का नहीं जो अपनी पत्नी को सरेआम बेइज्जती कर दे या उसको पिट्टे मारे, और वो महिला भी किसी काम की नहीं जो सरेआम अपने पति की बेइज्जती करे या अपने परिवार की बेइज्जती करे। जो महिलाएं अपने परिवार की बातें सोशल मीडिया पे लेके आती है, अपने परिवार को सोशल मीडिया पे आके घसीटती हैं, सोशल मीडिया पे अपने सहानुभूति लेने के लिए अपने परिवार की, ससुराल वालों की, मायके वालों की बदनामी करती है सोशल मीडिया पे। भाई ठीक, आप सामाजिक हो, आप समाज को और अपने परिवार को अलग अलग रखो ना। समझो मेरी बात। अपने परिवार को, हर परिवार में हर दिक्कत आती है, लेकिन आप अपने परिवार को और अपने समाज को अलग लेके चलोगे ना तो ही आप कामयाब हो। अगर अपने परिवार को अपने समाज के साथ लेके घुस गए ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते बदनामी के सिवाय। बहुत सी महिलाएं मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, सहानुभूति लेने के लिए, व्यूवर्स लेने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने ससुराल वालों को गालियां देती हैं। अपने मेरे पति ने मेरे को पिटा, मेरे पति मेरे को पिटते हैं, पहली रात को थप्पड़ मारा, दूसरी रात, ऐसे भी आपने देखी होगी बहुत सारी वीडियो। तो इस तरीके की, या भाई हमारे साथ अब एक बात बता दो, क्या सोशल मीडिया उसका समाधान कर देगा? बिल्कुल 1% भी नहीं। अब मेरे को ये बता दो कि कोई भी महिला आके सोशल मीडिया पे कह देती है मेरा परिवार ये कर रहा है, मेरे ससुर ससुर ये कर रहे हैं, मेरा ये कर रहा, आज तक बता दो कि सोशल मीडिया ने उनका भला कराया हो? उससे तो उनकी बिगड़ी होगी, बनी नहीं होगी। दुगने आरोप तो प्रत्यारोप कभी भी अपने, अब मेरे हजारों दुश्मन है, लगा लो आप वाली ये बात है कि जिन हजारों को मैंने अंदर कराया जेल में वो मेरे दुश्मन है। तो मैं अपने परिवार को अगर दिखा दूंगी तो हजारों दुश्मन तो मेरे परिवार के भी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम ना अपने परिवार को तो भाई अलग रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बार बोल देते हैं, मेरे को कहते हैं आप डरते नहीं। अब कई बार गलत कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। मैंने जिसने गलत कमेंट कर रखे हैं ना, मैं आपके चैनल पे बोल देती हूँ, मैंने उन व्यक्तियों को अंदर भी करवाया। ये नहीं है कि मैंने उनको बचा दिया या वो कर दिया, मैंने उनको अंदर भी करवाया। एक व्यक्ति था, लड़का, 3 लड़के थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे पूरी हिंदू महिलाओं के खिलाफ गलत बोला था और बहुत ही ज्यादा गलत बोल लिखा था। उन्होंने मेरे कमेंट में लिखा था यार बहुत भाइयों ने थारे जिसा ने बहुत नीचे उसके गलत लिखते चले गए उस लड़के को ही। और मैंने है ना उसको मतलब 24 घंटे में ढूंढ दिया था ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि 2019 में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था जिसमें वो गिरफ्तार करवाया था मैंने। तो मुझे पता लग गया था। मैंने 24 घंटे के, मनीषा चौधरी मैडम होती थी उस टाइम की बात है 18 की, मैंने 24 घंटे के अंदर उसको ना 20 की बात थी, 18 की नहीं 19 में, उसमें हाँ 20-21 की बात थी, मैंने उसको अंदर करवाया था उन 3 लड़कों को। और आखिरी तक गवाही दे गई थी, आखिरी तक। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन गवाही दे गई थी। उल्टी नहीं, मेरा रिकॉर्ड आज तक का मैं उल्टी नहीं हटी कदे। अगर जो काम मैंने कर दिया ना आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैं उल्टी नहीं हटती भाई। फिर क्या है कि कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि भाई हमने मेरे को कहते कई बार आप इस चीज पे बोलो जी, जैसे मनीषा वाला कांड था, कई व्यक्ति मेरे को लिखते हैं आप मनीषा वाले मामले पे क्यों नहीं बोलते। मैं जब किसी NGO की संचालिका हूँ, मेरे ऊपर एक पद है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। फिर मैं बहुत सी, मैंने बताया मैं कमेटियों में हूँ, सरकारी में भी हूँ, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की लगा लो, चाहे DC वाली लगा लो, चाहे और लगा लो। मैंने दायरे में रह के काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरा एक दायरा है कि मैं कोई भी शब्द कानून के बाहर जाके नहीं बोल सकती।
जब उस बच्ची का मामला सीबीआई में चला गया तो मेरा तो कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बचा। इंडिया में उसके ऊपर के मेरा तो मतलब बच्चा ही नहीं। जब मान लिया बच्ची को न्याय, मैं तो एक ही बात लिख सकती हूँ, बच्ची को न्याय मिले। मेरी खुद एसपी साहब से उस टाइम पे भी बात हुई, मैंने लेटर भी लिखे, डीजीपी को भी लेटर लिखे, मैंने लिखे भी इसमें निष्पक्ष जांच हो। आपके बड़े अच्छे संबंध हैं एसपी सुमित हाँ बिल्कुल, मेरे को बहन बिल्कुल, मैंने उनसे बात करी, भाई है मेरा जी। और मैंने 3-4 बार इस केस में मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने, मैंने कहा था निष्पक्ष जांच, और उन्होंने ये कहा था कि सविता बहन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और दूध का दूध, देखो सीबीआई से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। और सीबीआई में वो केस गया और सीबीआई ने कहा कि इसकी आत्महत्या, और आज भी लोग सीबीआई की बात को ना मान के आज भी उस चीज को ले रहे हैं। बहुत से विरोध करते होंगे। देखो महिला दायरा है, उस दायरे से मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैं उतना ही बोलूंगी जितना मेरे दायरे में है। ज्यादा बोल के ना तो मैं कंट्रोवर्सी में बढ़ना चाहती, ना मैंने फॉलोअर बढ़ाने, ना मैंने और कुछ करना, ना मैं यूट्यूब के कोई चैनल मेरे कि भाई यूट्यूब पे चैनल पे मैंने अपने फॉलोअर बढ़ा कर पैसे कमाने हैं। नहीं भाई, मैं तो देखो मैंने समाज में जो काम करने आई हूँ, मैं अपना 100% समाज को दे रही हूँ। 2015 में जब मैं समाज सेवा में आई थी, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में गलत बोल रहा है, कौन मेरे बारे में सही बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मेरा काम है नेक नीति का। जिसने पता है, जिस व्यक्ति का मैंने काम करवाया है, जिस व्यक्ति को मैंने न्याय दिलाया, वो परिवार मेरे हाथ चूम के ये कहते हैं, परिवार ना पूछा कोई रोटी खाई कि नहीं। महिलाएं रात में, जिसकी बच्चियों के केस थे ना, और हैं अब भी, रात में फोन करके सबसे पहले न्यू नहीं पूछेंगी मैडम हमारे केस का क्या रहा, पहले फोन करके ये पूछती मैडम खाना खा लिया, मगर खा लिया, बात कर सकती हूँ, फ्री हो, मगर बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने तो भाई उन परिवारों की दुआ कमाई है, वही आगे कमाएंगे। ना किसी का गलत करे, ना गलत का साथ दे। भाई हमने न्यू लग गया, यू आदमी गलत हो तो उल्टे हट जाएंगे, भाई गलत का साथ ना दें। उल्टे हटने का मतलब ये है कि जिसका हम भला नहीं कर सकते ना, हम दूर हैं। अब मेरे को कहा कि आप वहां ना पहुंचे जी, भाई मेरा काम नहीं है, मैं कैसे जाऊं? जब जो काम मेरा फोन पे हो गया तो मैं जाके क्या करूंगी? जब मैंने पूछा भाई बच्ची के साथ ये मामला जी किसी भी जिले में होता है, और मैं फोन करके पूछती हूँ भाई यो केस है सर, ऐसे ऐसे है, तो वो बता दे, तो मैं जाके क्या बन जाऊंगी? सही बात। अगर मैं 20 आदमियों ने लेकर भीतर बढ़ू, फिर मैं वहां वीडियो बनवाऊं, फिर मैं वहां फोटो खिंचवाऊं, फिर मैं ये चीजें दिखाऊं, कहा कि मैं झंडा ठा के क्या था भाई? सही बात। जब मरने पता लग गया ये काम है, मेरे को ये बोल देते हैं कि सविता तू भी अपने तरीके से जमीनी स्तर पे जाके ये चीज देखना, और मैं जाके देख के आती हूँ। कितने मामलों में ऐसा कहा, एक बच्ची थी 2019 में ही, जैसे सुमित जिया की बात आपने कह दी, उसने अपने पिता पर इल्जाम लगा दिया लड़की ने, अगर मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया, लड़की का संबंध किसी और के साथ था। तो मैंने कहा सर ये मेरे को झूठा लग रहा है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि बहन तू देख ना जाके। मैं उस परिवार से मिलकर आई, जाकर वो लड़की तो बात करी, मैंने उसे बता दी थी अंदर मैं सर झूठा आया था, किसी लड़के को बचती है। और जैसे 3 महीने उसका पिता पकड़वा रखा था, उसने गिरफ्तार करवा रखा था, जैसे उसका पिता छूट का आया, वह लड़की तीसरे दिन भागी, आज तक ना पाली, 19 की। तो कहने का मतलब कितनी बड़ी तोहमत लग तो गई, कितनी बड़ी, मैं वही तो कह रही। तो भाई हमने ना, हम जब जाके जो हमारे ऊपर भी, अब मान लिया मैं कितना काउंसलिंग करने चली गई, किसी अधिकारी ने बुला ली काउंसलिंग करने, बहुत से मामले हैं, और उसको क्योंकि वो गोपनीयता के नाते उन्होंने मेरे को काउंसलिंग के लिए बुला लिया, और उस चीज को मैं तेरे मीडिया के चैनल पर, सोशल मीडिया के चैनल पर, किसी पे भी उस चीज को सार्वजनिक कर लूंगा, अगला अधिकारी अगले दिन बुला लेगा। इसका मतलब यह था अपने आप को वाह भाई करिए जी, फलाने अधिकारी ने मेरे को बुलाया काउंसलिंग के लिए, और उस महिला की मैं काउंसलिंग कर खाई नहीं भाई, मैं तो नहीं बताऊंगी। और वो विश्वास ही है। एक केस था कोई गैंगरेप का, उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को भेज दे सविता, तू इतनी दूर कहाँ आएगी? मैंने कहा सर मैं नहीं भेज सकती, क्योंकि जो गोपनीय बात है वो लीक हो जाएगी, और लीक मैं नहीं करूँ, मैं खुद आऊंगी। और सर्दी का टाइम था, खुद गई थी मैं, धुंध पड़े थी, मैं खुद गई। नहीं भाई मैं किसी और पे विश्वास ही नहीं कर सकती। भाई मान ले मैं उस चीज को गोपनीय रख सकती हूँ, दूसरा रखे ना रखे, महिला का मामला, कल को किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है तो भाई नहीं ना, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 और अधिकारियों के फोन आए डीएसपी लेवल के, बहन जी आप आ रहे हो, हमें पता लग गया है। मगर आपको कैसे पता लग गया? कि हमारे को साहब ने बता दिया था, एसपी साहब ने। अरे भाई मनने के बेरा था, मनने तो किसी ने बतानी ही नहीं थी, किसी ने बतानी ही नहीं थी। फिर वो बोले नहीं मारे तो अपने हम गिरफ्तार कर रखे, उन्हें गिरफ्तार कर रखे थे लड़कों को, तो बोले हमने गिरफ्तार तो हमने कर रखे हैं। मगर कोई नहीं, अपने मुंह तो मैंने आज तक ना बताई ना बताऊं। तो भाई देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने मुंह से वो चीजें नहीं बता सकते, दूसरे बताओ अलग बात है। मेरा अंतिम सवाल है जी, देखिए घूम फिर के बहुत सारी चीजें ना पॉलिटिक्स पे आके रुक जाती हैं। अच्छा। कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैंने समाज सेवा बहुत कर ली,
अब मैं समाज से इसका फल मांगूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए करा है, तुम मेरे लिए करो, और मुझे एमएलए बना दो, मुझे पार्षद बना दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे बना दो कुछ ना कुछ। यो है सवाल मेरा भैंस वेतारिया जी से है, प्लीज। 2016 में, क्योंकि मैं 15 में समाज सेवा में आई और 2016 में मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जब समाज सेवा में नहीं आई थी उससे पहले आपने बेरो आप ही थे, हम भी थे, सभी थे, मोदी मोदी करते थे, हम सभी पता है, हमने बहुत पोस्टर डालते थे सोशल मीडिया पे, सक्रिय थे बड़े, और मैं बहुत बड़ी फैन भी थी मोदी जी की। हाँ, तो भाई मैंने बहुत वीडियो डाली, मतलब उस समय की बात बता रही हूँ ना, अब भी हूँ मैं तो, लेकिन उस समय की वैसे बता रही हूँ ना कि भी मैं फैन थी, तो बहुत पोस्टर डालती थी जब समाज सेवा में नहीं थी, तो उनको लगता था कि मैं किसी पार्टी में हूँ। तो जब मैं समाज सेवा में आई तो मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, राजनीति में आओ, पद देने के लिए 3 बार मेरे घर आए, आप आओ राजनीति में। उसी समय मैंने मैं गौशाला की प्रधान थी, पहली महिला थी मैं हरियाणा की गौशाला की प्रधान बनी थी, और उसी समय मैंने फिर अपना एनजीओ रजिस्टर्ड कराया था मैंने, कि मैं एनजीओ के माध्यम से बच्चियों की मदद करूंगी, और मैं बच्चियों की मदद वहां से करनी जैसे मैंने शुरू कर रखी थी। 2016 में मैंने एनजीओ इसीलिए बनाया था कि मैं सोशल हूँ, मेरे को सोशल रहने दो, मैं किसी राजनीति, आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, तो इनका फ्यूचर भी नहीं, नहीं कोई चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं, कोसों दूर नहीं। दूसरी बात, बहुत से सरकारी पद देने का प्रयास किया, ना मना कर दिया, क्योंकि जो काम मेरा एनजीओ कर सकता है, जो मैं अपने एनजीओ के माध्यम से कर सकती हूँ, मुझे किसी पद मिलते 2 साल के, 3 साल के, 3 साल के बाद लोग भूल जाते। 5 साल एमएलए बन का आदमी 5वें साल अगर टिकट ना मिल रहा है, उसने को कुछ नहीं पावा है, कुत्ता ना पूछता फिर उनने, कोई मेयर बन गया 5 साल बाद उसका नहीं मेरा लगता कित गए, मान लिया कोई पार्षद बन गया 5 साल बाद उसने कोई नहीं पूछता, मान लिया कोई पद मिल गया, 3 साल के पद सरकार देती है, 3 साल का कोई पद मिल गया, 3 साल के बाद कोई दूसरा आ गया, उन्हें कोई पूछ नहीं पावा है, नमस्ते नहीं करते कोई उनसे। अरे भाई अधिकारी रिटायर हो जाए, तो कोई नमस्ते नहीं करता। सुनो, अरे तो 12 साल तो उस सब पोस्ट पे बैठे हैं, रुड़े हैं, और इतना दम रखे हैं, अपने दम पर सब कुछ कर सके हैं, इतना दम रखे हैं कि सच्चाई की राह पे ना, सच्चाई की राह ना कठिन हो सकती है, और कुछ नहीं। ऐसी है कि मतलब मैंने ऐसी बच्चियों को निकाल के ला रखा, आपने मेरा बेल से बंधी हुई लड़की, रस्सियों से बंधी हुई लड़की उसके घर से निकाल के लाना। मैं आपको एक बात बताती हूँ पवन भाई, जिसका करैक्टर अच्छा है, जो सच्चाई की राह पकड़ा है, जो जाति पाति से ऊपर उठकर काम कर रहा है, जो धर्म और जातियों में ना भटके अपने एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है, उसको कोई हराने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसे कच्ची गोलियां ज्ञान भी ना है। एक दिन एक बात चल रही थी, कोई बात थी, बोले जी आप ज्यादा वो करते पंगा मंगा, बात सुन लो, कति नरी भी मत मानियो, क्योंकि सवितारी नरी है। मैं बोली कति नरी भी मत मानियो, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की वो रखूं हिम्मत, और तुम तक फीस दोगे, अरे फीस देने की भी जरूरत नहीं है, मगा भाई हाई कोर्ट में, भतीजा सुप्रीम कोर्ट में, उड़े थी घसीट दूंगी, मगा ये नहीं धमकी नहीं। और मगा बात सुन लो, बाकी इस चीज की भाई ठीक है ना, हम आज तक किसी ने हमारे तो नोटिस भेजा और ना हमने किसी तो नोटिस भिजवाया, सीधे चल रहे हैं। मैं न्यू करी को तीन एक नीति पे। तो आज आप भी अभिमन्यु मूवीज पे आए, आप हमारे मेहमान बने बहन जी, और आपने अपनी बेबाकी से अपने विचार रखे। मैं चाहता ही था मैं आपके विचार लोगों तक पहुंचाऊं हमारे चैनल के माध्यम से, और ये हमारा टारगेट है कि हम उन बहनों को, उन महिलाओं को जो समाज की लड़ाइयाँ सामने खड़ी होकर लड़ती हैं, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के सामने उनको लेके आऊँ, उनके विचार लोगों को सुनाऊँ। उसी कड़ी में आज आप भी अभिमन्यु मूवीज पे थे, और मुझे अच्छा लगा बहन जी आपसे मिलके। भाई मैं एक आखिरी संदेश जरूर दूंगी, आपके चैनल को दुनिया देखती है जी, आपके भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, और महिलाओं को कहते थे कि भैया कुछ नहीं कर सकती। आज महिला हमारी राष्ट्रपति है, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं पद। महिलाएं हर चीज में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे और फिर जो खिलाड़ी है, चाहे कोई भी है, हमारी महिलाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया, और आज भी कर रही है। महिला कमजोर नहीं है, महिलाओं अपने आप को कमजोर बताती है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कई बार महिला कहती है कि हमें बराबरी चाहिए, मैं एक बात कहती हूँ हमें बराबरी नहीं, बराबरी तो हम बहुत ऊपर पुरुषों से। जब हम, मैंने वही बात पहले बोली थी कि जब हम पुरुषों को पैदा करते हैं तो हम बहुत ऊपर है पुरुषों से, हमें बराबरी नहीं, हमें सम्मान चाहिए, और सम्मान हमें जब मिलेगा जब हम पुरुषों का सम्मान करेंगे। अगर हम किसी पुरुष का सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारा सम्मान भी नहीं करेगा। महिला अपने बच्चों को, अपनी बेटों को, माँ पहली गुरु होती है। अपने बच्चों को अगर महिला ये कहेगी ना, बेटे अपने बेटे को
कि भाई आपने हर बेटी में अपनी बहन को देख, हर महिला में अपनी माँ को देख, तो वो व्यक्ति कहीं गलत नहीं जाएगा। लेकिन नशे में पड़ के या कुछ ऐसी संगत में पड़ के बच्चे गलत करते हैं, उनका भविष्य खराब होता। बहुत से ऐसे हैं जो जेलों में पड़े हैं, जिनके भविष्य, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो आज आंखों में आंख भी नहीं मिला पाते, बड़े भी परिवार हैं जो आंखों में आंख मिला नहीं पाते, और वो ये कहते हैं कि हम क्या करें, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे इंस्टाग्राम पे दोस्ती करते हैं, लड़कियां दोस्ती करती हैं, भाग जाते हैं, कुछ नहरों में तो हमने ढूंढ ढूंढ कर ले रखे, कुछ आत्महत्या कर गए, कुछ परिवार ऐसे ऐसे परिवार हैं कि भाई वो बेचारे की तरह, हम तो देखो उनका नाम भी नहीं उजागर कहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपने नामी गामी होया करते, आज उनके बच्चे गलत दिशा में भटक रहे हैं या भटक रहे थे। तो भाई मैं ये कहती हूँ, आपका पैसा कुछ नहीं है, आपके बच्चे आपकी धरोहर, अपने बच्चों का ध्यान रखो, असली धन धन है। और मैं महिलाओं को कहती हूँ और पुरुषों को भी कहती हूँ, जिसके का चरित्र अच्छा है ना, उसको कोई नहीं झुका सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो चरित्र को झुका सकेगी। हम किसी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक हिम्मत रखती हूँ अपनी बात रखने की, और रखती हूँ, चाहे चाहे वो वही बात है कि लड़ना भी पड़ जाए, तेरे वाली बात है, लड़ते भी हैं। और भाई बिल्कुल अपनी बात तथ्य के आधार पर, कहीं सुनी बात आज तक नहीं कहीं, तथ्य रखते, प्रूफ रखते, क्योंकि सबूत के आधार पे जाके बोलते हैं ये प्रूफ है, ये चीजें है, सबूत के आधार पे काम करते हैं, सबूत के आधार पे ये चीजें करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे अभी एक बच्ची का मामला था कि एक बच्ची को उठा के ले गए फार्म से, उस बच्ची के साथ रेप किया, उसके फूफा ने रेप करके उसको मार दिया, वो लड़का भी गिरफ्तार किया, मेडिकल स्टोर वाला भी जिसने दवाई दी थी, वो लड़की को 9 गोली खुआ दी, वो लड़की को मार दिया। और मतलब ये मान लो कि कितना मीडिया में भी अगले दिन आया था, और कितना मीडिया में नहीं दिखा, मन न्यू करा, कोई सरे ले गया, कोई कोई लो भाई, कोई लो, पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 12 फुट ऊंची छत माँ ने बच्चा फेंक दिया, 3 दिन में ढूंढ दी, सरे दे दिया पुलिस ने। ये एक माँ बच्चे ने पैदा करके फेंक दी थी, तेने देखा था कूड़े में, 3 घंटे में उसकी माँ ढूंढ दी, लो सरे पुलिस को दे दिया, ले जा, पुलिस ने ढूंढा। पुलिस तो गई भी जब थी जिस टाइम पर उस गिरफ्तार कर जब फोन करा था, ये भाई ले जाओ रे। अरे सारे का धन्यवाद, पुलिस का धन्यवाद भाई, ठीक है पुलिस ने बढ़िया काम किया। हम तो सरे दिया करें, किसी का कोई काम है भाई ले लो, सरे कोई ले जा, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सरे लेना, अपना कर्म करना, कर्म करते हैं, फल की इच्छा कति नहीं करते। जिसका काम करे वो आदमी हमेशा कोई भूल नहीं सकता और ना भूलेगा। अरे भाई ना सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने की जरूरत बेबे ने, ना भाई ने 4 आदमी तेरे जिसे भाई जाने हैं वो काफी है। तने बेरा गणे 20-30 पत्रकार ना जानते, मैंने 2-4 जाने हैं। जब उस टाइम पे मासूम शर्मा वाला मामला हो तो बोता ने फोन करे जी इंटरव्यू दे दो, ना दिया। जब बादशाह वाला मामला बोता ने कहीं इंटरव्यू दे दो जी, ना दिया। हमारे पानीपत में एक केस हुआ तो सिंगम वाला, जब कहीं भी इंटरव्यू ना भाई, मैंने बेरा कंट्रोवर्सी में बैठ देंगे, मैं ना बढ़ू कंट्रोवर्सी में बढ़न की नहीं भाई। आज तो साफ सुथरी बात लगी होंगी बहन जी। बिल्कुल, बाप ने बढ़िया बात करी, आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि साफ सुथरे ही इंटरव्यू लो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कभी बहना दिरात ने याद कर लिए, जिस व्यक्ति ने आज तक फोन काम कह दिया ना, वो करना नहीं हुई जो मेरे बस, ये कह दिया ना भाई जितना बस का है ना उतना करूंगी, उस्ताद गनी, उस्ताद गनी न्यू नहीं, झूठा लालसा नहीं दे सकती। जो काम नहीं कर सकते तो खड़तल ना हट जाएंगे। कई बार कई कह दें जी मारा था जी फलाने ने जी, मारे रुपये खा लिए जी, दिए को ना जी, या कई बार कह दे जी मारे था जी, चोट मार गए जी, मार पीट जुकर हो जा रहे पड़ोसियां की। ओ भाई इस मामले में फोन ना करिए, मिलता है इस मामले में तो मैं फोन भी ना करूं। मेरा काम है बच्ची से संबंधित, महिला से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ तो मैं हूं। ये मार पीट लेन देन इसके फोन मेरे तो ना करिए भाई, ना मैं थाने में फोन करूं। आज तक का कोई पुलिस वाला नहीं कह सकता हमारे खातर इस तरह फोन करे। और आधी रात ने फोन करने की हिम्मत रखो। 3 लड़कियां लेकर के चली गई थी, 3 लड़कियां रात रात ने ठुआ दी थी एसपी ने फोन करके, रात रात में। और रेल में बैठ जाती तो शायद पंदी भी नहीं मॉडल बनने जाती। और आज तक का जब तेरे तो बता दी 2012 तक बार में एसपी आ रही, जब तक मैं समाज सेवा में काम करने लगी। और हर अधिकारी को ये पता है कि गलत का साथ नहीं दिया। और जो एक बार बता दी ना धरातल पर रिपोर्ट वही मिली, उसमें एक शब्द भी झूठा नहीं पाया होगा, एक शब्द भी। और यहाँ से तभी यहाँ से जाने के बाद भी वो अधिकारी कदर करते हैं। अगर उस जिले का कोई केस होता है ना, एक मैसेज छोड़ देती हूँ, काम होता भाई, बेरा गलत के लिए नहीं आया। अरे आज पहली बार ही शायद तेरे चैनल पर ये बातें बोली होंगी ना, मैंने आज तो कितने इंटरव्यू दिए, कदे मैंने ये बातें बताई भी नहीं। जी जी, और मैं आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप आए, अपना कीमती समय में से मेरे साथ बैठ के अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर करे। मुझे बहुत अच्छा लगा और
कभी परमात्मा ने साथ काम करने का मौका दिया तो साथ काम भी करेंगे, क्योंकि हम भी क्राइम पे काम करते हैं और आप बिल्कुल भी बिल्कुल। लगभग वही काम करते हो। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, थैंक यू, और आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।